Hello guys, welcome back to my channel HK Official. So yes, in this video I'm going to start your NSEM syllabus, and that is we are starting with DBMS Unit 3. So let us start, that is Relational Database Design. Okay, so here in this particular lecture the unit is quite simple, quite enough, not big, but yes we will try to understand it with very much examples so that आप उस examples को जो exams में याद रख पाओ, and definitely we will be able to write each and every question solution. Fine, तो चलिए start कर लेते हैं without wasting our time. Here आपको मैं जो है ना एकदम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आई विल जस्ट रिमेंबर यू थिंग्स, ताकि अगेन द सेम थिंग कि आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी थ्योरी नहीं लगे एंड काफी इंटरेस्टिंग लगे. ओके, सो नाउ आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन. ओके, यूनिट 1 में यूनिट 2 में जितना पढ़ा होगा मे बी आप थोड़ा बहुत भूल चुके होंगे या फिर ज्यादा ही भूल चुके होंगे, लेकिन आई विल रिकमेंड अब यहाँ से आपको जो है ध्यान देना है. वाई? बिकॉज एनसेम का सिलेबस आपका यहाँ से शुरू होता है एंड नाउ विल अंडरस्टैंड कि हाँ कहाँ पे चीजें जो है, हाँ आपको डेफिनेटली यूनिट 1-2 के बेसिक्स जो है वो याद होने चाहिए, बट टाइम टू टाइम आई एम गोइंग टू रिवाइज इट फॉर यू. ओके, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट. तो रिलेशनल मॉडल को समझने के लिए ना मैं बहुत सिंपल सा आपको बताती हूँ. तो आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कर सकते हो कि क्या कभी आपने कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करी है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं आपका कोई म्यूजिक कलेक्शन होगा, ठीक है, कोई भी ऐप के ऊपर आपका म्यूजिक कलेक्शन हो सकता है, तो क्या आपने कभी उस म्यूजिक कलेक्शन को ऑर्गेनाइज किया है? मे बी आपने उसको सॉर्ट किया है सॉन्ग्स को जो कि आपके लाइक आर्टिस्ट से रिलेटेड हैं, एल्बम या कोई जनर. ओके, अगर आप ऐसे अगर आपने अपने सॉन्ग्स को सॉर्ट किया होगा, या फिर सॉन्ग सॉर्ट चलो छोड़ दो, आप जो है नॉर्मल बुक्स को अपने घर पे आप अपने बुक्स को शेल्फ को ऑर्गेनाइज करते होगे, तो आपने कभी सॉर्ट किया है कि कभी अगर होप आपके पास 10th-12th की अगर हो बुक्स, तो आपने ऐसे सॉर्ट करके रखा होगा कि ये 10th की है, मेरे 11th की है, ये 12th की है, ये ऐसे अलग अलग शेल्फ्स में. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अगर आपने किया होगा ना, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, बट फॉर डेटाबेसेस. ओके, तो आज जो है हम लोग सीखेंगे कि डेटा को परफेक्टली ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, दैट इवन ईयर्स लेटर अगर कोई कुछ भी उसके अंदर ढूंढना चाहे तो वो उसको इन सेकेंड्स मिल जाए. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट योर रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन. क्लियर गाइज? सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर देयर. या, so here first we'll read out the definition very simply. So the relational model is the foundation of modern database management system. Okay, इस वर्ड पे बहुत ध्यान देना गाइस. यहाँ पर मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि मॉडर्न डीबीएमएस. फाइन, मॉडर्न डीबीएमएस क्लियर है? तो यहाँ पर जो है and is the primary data model for commercial data processing applications. Okay, तो रिलेशनल मॉडल को क्या बोला जा रहा है? रिलेशनल मॉडल को एक तो मॉडर्न डीबीएमएस बोला जा रहा है एंड इट इज द प्राइमरी डेटा मॉडल फॉर कॉमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपको जो है डेटा ऑर्गेनाइज करना है. क्या करना है? आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करना है. तो जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे तो कोई एक लाइक ऑर्गेनाइजिंग की कोई रूल होगी. लाइक रूल बुक आप ऐसे समझ सकते हो जैसे रूल्स होते हैं कोई भी लैंग्वेज के, बट डेटाबेस के लिए डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ रूल्स होंगे. वो रूल्स आपके कहाँ डिफाइंड है? मॉडर्न डीबीएमएस के अंदर डिफाइंड है, जो कि आपका क्या है? रिलेशनल मॉडल है. ठीक है, नाउ यहाँ पर इसको बोला जा रहा है इट गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी कंपेयर्ड टू अर्लियर मॉडल्स लाइक द नेटवर्क मॉडल एंड हिरार्चिकल मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पर जो है और इससे पहले हम लोग जो डेटा ऑर्गेनाइज करते थे वो कैसे करते थे? वो कैसे करते थे आपने देखा है, नेटवर्क मॉडल हमने देखा हुआ है, हिरार्चिकल मॉडल हमने देखा हुआ है. तो रिलेशनल मॉडल जो है आप क्या करते हो? लाइक एक लाइब्रेरी में आप बुक्स जैसे अरेंज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, द सेम थिंग यू फॉलो ओवर हियर इन हिरार्चिकल मॉडल, इन नेटवर्क मॉडल. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका रिलेशनल मॉडल जो है वो काफी हद तक सिंपल है एज कंपेयर टू नेटवर्क मॉडल और हिरार्चिकल मॉडल. ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखो, की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यू कैन सी हियर, यस, जो आपका डेटा है वो टेबल्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है, जस्ट लाइक हाउ यू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन एक्सेल शीट्स
है ना। द सेम वे यू ऑर्गेनाइज योर डेटा इन टेबल्स, और हमेशा हमने ये सीखा है कि टेबल्स को हम क्या बोलते हैं डीबीएमएस में, रिलेशंस बोलते हैं। तो जो डेटा है वो आपका टेबल्स के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड है। सेकेंड थिंग, ईच टेबल रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी और रिलेशनशिप। क्या आपको ये दोनों वर्ड्स याद आ रहे हैं? डेफिनेटली याद आने चाहिए। एंटिटी मतलब कि कोई भी चीज, एनीथिंग, जैसे कि स्टूडेंट हो गया या कोर्स हो गया या डिपार्टमेंट हो गया, ये आपकी एंटिटी होती है, ठीक है। एंड रिलेशनशिप, दैट टू यू नो। तो अगर आपका टेबल है तो वो आपकी एंटिटी और रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना चाहिए। टेबल्स कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट वी नो, एंड रोज को बोला जाता है टपल, कॉलम्स को बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। ये सारे बेसिक्स हैं आपके यूनिट 1-2 के। फाइन। नाउ बेस्ड ऑन मैथमेटिकल सेट थ्योरी एंड फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, okay, don't worry about the fancy terms, just know that smart mathematicians proved this approach works perfectly by these theories, okay, just आपको नाम याद रखना है guys। these are the very important key characteristics of relational model। अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं एक ट्रिक बता देती हूँ आपको अभी जो आपके दिमाग में आनी चाहिए थी। रिलेशनल मॉडल के नाम के अंदर ही रिलेशन है, एंड रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, टेबल्स बोलते हैं। एंड जैसे ही टेबल्स का नाम आता है आपके दिमाग में एंटिटी रिलेशनशिप आना चाहिए, एंड टेबल्स में रोज कॉलम्स होते हैं, ये तो याद ही आना चाहिए। जस्ट ये थ्योरीज आप लाइक याद रख सकते हो फॉर जस्ट राइटिंग इन की कैरेक्टरिस्टिक्स, अदरवाइज ये भी इनफ है, ठीक है। सो क्या आपको रिलेशनल मॉडल क्या होता है इसका एकदम बेसिक आइडिया आ गया है? सो डेफिनेटली नाउ यू आर रेडी टू गो अहेड। Why relational model is popular? Okay, सबसे पहले उसकी सिंप्लिसिटी जो अभी हमने एकदम बेसिक इंट्रो में ही समझ ली, ये रिलेशनल मॉडल जो है वो सिंपल है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज। वाई? बिकॉज आप समझ पा रहे हो कि हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, हम इसके अंदर टेबल्स का यूज करने वाले हैं, एंड डीलिंग विद टेबल्स इज कंसिडर्ड एज अ सिंपल टास्क। देन यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, इट सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्वेरीज थ्रू एसक्यूएल। तो यहाँ पर जो है यू कैन आस्क वर्चुअली एनी क्वेश्चन अबाउट योर डेटा एंड यू कैन गेट आंसर्स। अगर आपने एसक्यूएल हमने जो है पढ़ा हुआ है यूनिट 2 के अंदर, काफी सारे हमने क्वेरीज लिखी हुई हैं। सो एसक्यूएल से आप काफी सारे जो है आंसर्स अपने डेटा के बारे में निकाल पाओगे बाय द characteristics of your flexibility. So that too is the part of your relational model, guys. Okay, then you have data independence, that is the physical storage is separate from the logical structure. Physical storage is separate from the logical structure. It's like आपके पास क्या है, एक मतलब एक आपके पास क्या कहते हैं कबर्ड है, जिसके अंदर आप क्या कर पाते हो, आप अपने रीअरेंज कर पाते हो ड्रॉर्स को। ड्रॉर्स समझ पा रहे हो? आपके पास एक ऐसी कबर्ड है जिसमें आप जो है 2 कॉलम्स भी बना सकते हो, रोज शफल कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से ड्रॉर्स को रीअरेंज कर पाते हो विदाउट चेंजिंग द फाइल लेबल्स। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर भी आप जो है डेटा के जो स्ट्रक्चर है उसको काफी हद तक जो है रीअरेंज कर पाते हो। ओके गाइज, देन यू हैव स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन दैट इज वेल एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स एसक्यूएल, लाइक जैसे कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है दैट ऑल डेटाबेसेस अंडरस्टैंड, इट इज द सेम थिंग। ओके, देन यू हैव ACID प्रॉपर्टीज व्हिच इंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी। सो विल कवर दिस लेटर, बट थिंक ऑफ इट एज अ सेफ्टी नेट फॉर योर डेटा, जस्ट एक प्राइवेसी, एक सिक्योरिटी लेयर गाइस। ओके, तो क्या ये आपको पॉइंट्स याद रह सकते हैं? द सेम पॉइंट्स यू कैन ऑल्सो एड ऑन इन कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेजेस, एनीथिंग इफ आस्क्ड अबाउट रिलेशनल डेटाबेसेस गाइस। Okay, now let us understand record based model. Okay, record based model, तो जो relational model है ये एक record based model का ही example है। The relational model is an example of the record based model, but remember कौन से वाले record based model का? तो ये 4 points उसके लिए हैं आपके पास। database is structured in fixed format records, जैसे कि आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ना, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है डेटाबेस का, ठीक है। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज ईच टेबल कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। ओके, तो हर एक स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट का टेबल होता है ओनली दैट ओनली हैज स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, राइट। कोर्स टेबल है तो कोर्स रिकॉर्ड्स होगा, लाइब्रेरी टेबल है तो लाइब्रेरी रिकॉर्ड होगा। तो अकॉर्डिंगली जो है हर एक टेबल के पास उसका पर्टिकुलर टाइप होता है। Then third is each record type defines a fixed number of fields and attributes.
जैसे कि हर एक स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर इट हैज एग्जैक्टली द सेम कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको नेम फिल करना है, आपको रोल नंबर फिल करना है, आपको डिपार्टमेंट फिल करना है, anything, right? So that is each record type defines the fixed number of fields for any number of your records. Okay, then fourth is columns correspond to attributes of the record type. ओके तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉलम्स यहाँ पर क्या है, रिकॉर्ड टाइप के लिए एट्रीब्यूट्स हैं, हमें पता है एट्रीब्यूट्स क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स ड्यू टू विच दिस काइंड ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल इज नथिंग बट योर रिलेशनल मॉडल। ओके तो आप ये भी पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर, रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल जो है वो बोला गया है। बहुत ज्यादा सिंपल है, डेटाबेस के अंदर फिक्स्ड फॉर्मेट के रिकॉर्ड्स होते हैं, हर एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स जो है वो पर्टिकुलर टाइप का होता है, अगर स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट रिकॉर्ड होगा, कोर्स टेबल है तो कोर्स रिकॉर्ड होगा। ईच रिकॉर्ड टाइप डिफाइंस अ फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड्स, मतलब कि स्टूडेंट टेबल है तो उसके अंदर यही फिक्स्ड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स होनी चाहिए, ये भी आपका यहाँ पे फिक्स होता है। columns correspond to attributes of the record type, guys. Okay, so I hope आपको समझ में आ रहा है। So these are the basic things which we have seen till now. Now let us also understand the basic terminologies जो कि आपने बहुत पहले पढ़ ली है यूनिट 1-2 में। स्टिल अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा तो उससे पहले ही मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। रिलेशन हमने देख लिया, टेबल होता है, टपल यानी कि आपके टेबल के अंदर रो को बोला जाता है, एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम को बोला जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ आपको बोल दिया था एट्रीब्यूट्स मतलब आप समझ पा रहे हो, इट जस्ट करेस्पॉन्ड्स टू योर कॉलम्स। डोमेन यानी कि सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट, यानी कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए कौन सी वैल्यूज अलाउड है, दैट इज योर डोमेन। देन स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशन। क्लियर है, स्कीमा के बारे में बहुत डिटेल के अंदर हमने यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है गाइस। अगर अभी भी आपको डाउट है तो या तो आप थोड़े से डेफिनेशन से एग्जांपल्स देख सकते हो, गूगल कर सकते हो, जीपीटी कर सकते हो, अदरवाइज जाके वीडियो में वापस रिवाइज कर सकते हो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट। सो आई होप बेसिक टर्मिनोलॉजीज यू आर डन विद दिस थिंग, ठीक है। तो ये पूरा पेज आपको जस्ट फॉर बेसिक इन्फो था, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, क्या एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब समझाने के लिए था। आई होप यू गॉट इट गाइस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो हियर ये जस्ट एग्जांपल है, ये क्या है आपका, ये स्कीमा है, राइट, ये स्कीमा है। स्कीमा मतलब क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ, है ना, कि पर्सन एक टेबल होगी, पब्लिकेशंस एक टेबल होगी, एंड ये सारे क्या होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि कॉलम नेम्स होंगे गाइस। ओके तो ये क्या है, जस्ट वो टेबल्स क्रिएट कर दिए हैं, डेटा उसके अंदर पुट कर दिया है, बट दिस इज हाउ योर स्कीमा मॉडल लुक्स लाइक। ओके बाकी ये सारे एग्जांपल्स हैं। Now let's move on to attributes and domains. Okay, attributes and domains. So, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स हैं that will make or break your database design. ओके सो यहाँ पर देख लो, सबसे पहला है आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज अ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी बीइंग मॉडल्ड। समझ में आ रहा है आपको, आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है। एट्रीब्यूट्स मतलब कि आपके जो कॉलम के नाम होते हैं, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर पर्टिकुलर टेबल, है ना। तो ये क्या है, आपके नेम्ड कॉलम होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी बीइंग मॉडल्ड। ओके तो अगर एक स्टूडेंट टेबल है तो उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। अगर एक कार है, कार का आपको एट्रीब्यूट्स निकाल रहे हैं तो आप उसका कलर देख सकते हो, आप मॉडल देख सकते हो, व्हाट ईयर वाज इट मेड, ये भी आप ले सकते हो एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो एट्रीब्यूट्स आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। नेक्स्ट इज योर डोमेन डेफिनेशन। तो डोमेन क्या है, so for each attribute of a relation, for each attribute of a relation there is a set of permitted values called domain of that attribute। मतलब एक मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ये क्या है, ये डिसाइड करता है कौन सी वैल्यूज अलाउड है एंड व्हाट वैल्यूज आर रिजेक्टेड। डोमेन का मतलब समझ में आ रहा है आपको, अगर सैलरी एट्रीब्यूट है तो डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सैलरी वैल्यूज। डोमेन ऑफ नेम एट्रीब्यूट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इंस्ट्रक्टर नेम्स। डोमेन ऑफ एज एट्रीब्यूट क्या होगा, कि इंटीजर वैल्यू 0 से 50 के ही बीच में हो, इससे नेगेटिव वैल्यू होगी तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नेम है, इंटीजर हुआ तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके सैलरी है, सैलरी नेगेटिव में हुई तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये कुछ नहीं है, बस एक रूल्स हैं जो कि डिफाइन करे हुए हैं, एंड यही रूल्स के अकॉर्डिंग आपके एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज
हैं वो होंगी. सो दिस इज नथिंग बट योर डोमेन डेफिनेशन गाइस. क्लियर है? नाउ एटॉमिक डोमेन क्या होता है? अ डोमेन इज एटॉमिक इफ एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी इनडिविजिबल यूनिट्स. ठीक है, मतलब कि आप ऑब्वियसली एटम क्या होता है? एटम मतलब कि इनडिविजिबल पार्टिकल, राइट? स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते फर्दर कॉन्टेक्स्ट में. तो सेम थिंग एटॉमिक डोमेन के अंदर अगर आप देखो, ये एक ऐसा डोमेन है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते और उसको तोड़ नहीं सकते. एग्जाम्पल से समझो, आपकी इंटीजर वैल्यूज, क्या आप इनको और ब्रेक डाउन कर सकते हो? नहीं. 1 2 3 है तो इसका मतलब 1 2 3 है, आप इनको और ब्रेक नहीं कर सकते. सिंगल फोन नंबर्स, क्या आप इनको ब्रेक कर सकते हो? डेफिनेटली आप ब्रेक नहीं कर सकते हो गाइज. नेम्स स्टोर्ड एज सिंगल यूनिट्स, क्या आप इन्हें ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. ईमेल एड्रेसेस वगैरह हो गए. तो दीज आर योर एटॉमिक डोमेन्स गाइज. नॉन एटॉमिक डोमेन्स क्या होते हैं? सेट ऑफ फोन नंबर्स, कि आपका ये ऑफिस नंबर है, ये आपका फोन नंबर है, आपका टेलीफोन नंबर है. तो ये सेट जब हो जाता है ना, देन इट इज नॉन एटॉमिक डोमेन. क्यों? क्योंकि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं गाइज. देन कंपोजिट एड्रेसेस विथ सेपरेट कंपोनेंट्स, है ना, तो इसको भी आप बोल सकते हो नॉन एटॉमिक. एंड मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल एट्रीब्यूट. क्लियर है? तो आई होप आपको एटॉमिक डोमेन, एकदम बेसिक डोमेन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है, एंड व्हाट आर एटॉमिक एंड नॉन एटॉमिक डोमेन्स. क्लियर हो गया? अब इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस क्या है? द एटॉमिसिटी डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज द डोमेन एलिमेंट्स इन आवर डेटाबेस. ओके, मतलब कि हम इनको कैसे यूज कर रहे हैं, बेसिकली दैट इज द tricky part, and that is the thing on which your atomicity is dependent. Okay, then even a phone number can be non-atomic if we split it into country code, area code and local number. Clear है? तो ये भी possible है. Database design should ensure atomic domains for proper normalization. है ना, जो non-atomic domains हैं वो किससे बनते हैं? अगर आपको difficulty हो रही है searching के अंदर, है ना, specific parts search करने के लिए आपको difficulty हो रही है, या complex updates हैं, या फिर inconsistent data storage है, तो इस सब चीजों को अगर ये वाली कंडीशंस आ जा रही हैं तो वी कॉल इट एज नॉन एटॉमिक डोमेन. है ना, तो ये है इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस. एल्स आपको यहाँ पर जो मैंने बताया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव. yes, the very very important thing which is your Chord's rule. okay, Chord's rule है आपका, इसको बहुत अच्छे से समझना. Chord's rule. okay, सो हियर आप बहुत ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपके डेटाबेस का वो आप पढ़ने जा रहे हो. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेटाबेस. ओके, तो ये इसको बोला जाता है कॉर्ड्स रूल. है ना, तो यहाँ पर जो आपके कॉर्ड्स रूल किसने बनाया था? तो डॉक्टर E.F. कॉर्ड, इन्होंने कॉर्ड्स रूल जो है आपको दिए थे. ओके, सो ही डिडंट जस्ट क्रिएट द रिलेशनल मॉडल, ही आल्सो गेव अस सम रूल्स. तो यहाँ पर आपके पास कुछ रूल्स है. देखो एक्चुअली 13 है बट वी कंसीडर 12 रूल्स. वाई? बिकॉज आपका रूल 0 भी आता है ना, जस्ट लाइक एरे इंडेक्सेस. ओके, तो टू डिफाइन व्हाट मेक्स अ डेटाबेस ट्रूली रिलेशनल. तो रिलेशनल मॉडल तो हम बोल रहे हैं, लेकिन हम रिलेशनल मॉडल उनको कब बोल सकते हैं? तो इनके जो रूल्स हैं वो डिफाइन करे डॉक्टर कॉर्ड ने, तो उनको कॉर्ड्स रूल बोला जाता है. तो चलिए एक एक करके हम लोग रूल समझेंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट गाइस. ओके, yes, so the first is your foundation rule, information rule, guaranteed access, systematic treatment of null values and all. ठीक है, तो इनको एक एक करके हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं. सबसे पहला है आपका रूल 0 जो कि है फाउंडेशन रूल. है ना, फॉर एनी सिस्टम एडवर्टाइज्ड एज रिलेशनल DBMS the system must manage databases entirely through its relational capabilities. ऐसा आप सोच सकते हो लाइक इफ यू कॉल योर सेल्फ कि आप एक पिज्जा रेस्टोरेंट हो. ओके, सो यू मस्ट एक्चुअली मेक पिज्जा, राइट? ओके, सो नो शॉर्टकट्स, नो बैकडोर्स, एवरीथिंग मस्ट बी डन द रिलेशनल वे ओनली. अगर आप बोल रहे हो, है ना, कि ये रिलेशनल DBMS है तो उसके अंदर सारी की सारी रिलेशनल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. अगर आप पिज्जा रेस्टोरेंट खोल के बैठे हो एंड आपके पास पिज्जा ही नहीं है, सो दैट इज वेरी यूजलेस टर्म. ओके, सो दैट्स वाई पहला रूल यही है कि अगर आप रिलेशनल DBMS बोल रहे हो किसी भी सिस्टम को, सो दैट पर्टिकुलर सिस्टम मस्ट मैनेज डेटाबेसेस एंटायरली. एंटायरली इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर. क्यों? क्योंकि रिलेशनल कैपेबिलिटीज भी है एंड अनदर कैपेबिलिटीज भी है. दिस इज नॉट द रूल. ओके, ये याद रखो,
कि एंटायरली रिलेशनल कैपेबिलिटीज पे डिपेंडेंट होना चाहिए वो सिस्टम. सो दैट इज द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ आर कॉर्ड्स, द फाउंडेशन रूल. सेकेंड इज योर रूल वन, इंफॉर्मेशन रूल. All information in relational database is represented explicitly at the logical level by values in the tables. Everything, and I mean everything, must be stored in the tables. कोई भी फाइल्स हिडन नहीं होनी चाहिए, कोई भी सीक्रेट स्टोरेज नहीं होनी चाहिए. इफ इट्स इन द डेटाबेस, इट्स इन अ टेबल. ओके, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हर एक इंफॉर्मेशन अबाउट टेबल्स, मतलब टेबल्स की भी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको टेबल्स के अंदर ही स्टोर करनी है. देयर इज नो एनी अदर वे. ठीक है, tables means tables and each and every info must be stored in the table itself. That is the relational database second rule. Okay, then see here, rule 2 is the guaranteed access rule. Every data item is guaranteed to be logically accessible if combination of table name, primary key value and column name. अब primary key क्या होता है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है. We have done it in unit 1-2. Okay, primary key यानी कि पूरी की पूरी टेबल में एक ऐसी की जो कि उसको like एक एक जो टेबल के अंदर कॉलम्स होंगे, सॉरी जो भी डेटा होगा उनके अंदर, उन डेटा को डिस्टिंग्विश करने वाली जो की होती है दैट इज योर प्राइमरी की. अगर आपकी स्टूडेंट्स की टेबल है तो उसके अंदर जो रोल नंबर वाला आपका कॉलम होगा, एट्रीब्यूट होगा, दैट विल बी योर प्राइमरी की. आई होप यू नो दैट थिंग. सो टेबल नेम, प्राइमरी की वैल्यू और कॉलम नेम अगर ये सारे हैं, सो दैट मस्ट बी हैविंग द लॉजिकल एक्सेस टू ईच. सी यहाँ पर दिस इज लाइक आपके पास क्या होता है ना, जैसे कि आप ये तीन चीजें हैं, so you can find any piece of data. That's why these three things must be available. Like for example कि टेबल नेम है आपका, क्या मैंने बोला, आपका स्टूडेंट टेबल. ओके, तो ये हो गया पहला एट्रीब्यूट डन. प्राइमरी की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की वैल्यू होनी चाहिए, प्राइमरी की वैल्यू, लेट सपोज 01 उसका रोल नंबर है. और कॉलम नेम क्या होना चाहिए, लेट सपोज रोल नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट. सो ये तीनों इंफॉर्मेशन अगर है तो यू कैन एक्सेस एनी ऑफ द डेटा आइटम. हेंस गारंटीड एक्सेस रूल ये है कि ये तीनों चीजें दोगे तो आपकी जो डेटा की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, आपका डेटा आइटम आपको मिल जाएगा. सो ये थे आपके अभी तक के तीन रूल्स. ओके, रूल 0 फाउंडेशन रूल था जिसमें एंटायरली आपका डेटाबेस रिलेशनल कैपेबिलिटीज पे डिपेंडेंट होना चाहिए, तभी आप उसको रिलेशनल मॉडल बोलोगे. सेकेंड चीज इंफॉर्मेशन रूल, यानी कि आपकी जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो आप एक टेबल के फॉर्मेट में ही रखोगे, कोई भी इंफॉर्मेशन हिडन नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज रेदर देन टेबल यूज नहीं होनी चाहिए. थर्ड चीज गारंटीड एक्सेस आपको मिलेगा, हर एक डेटा आइटम आप फाइंड आउट कर पाओगे, सर्च कर पाओगे अगर आपके पास ये तीन वैल्यूज अवेलेबल हैं. ओके गाइस, ओके. The next rule is systematic treatment of null values. Systematic treatment of null values. So null values are supported for representing missing information, inapplicable information or independent of data type. तो समझ पा रहे हो, null is not zero, not empty string, not blank space. It means I don't know या फिर कोई एप्लीकेबल ही नहीं है वो इंसान. दैट्स वाई आपने उधर नल लिखा हुआ है. तो एग्जाम्पल्स आपको पता होगा, मिडल नेम फॉर समवन हु डजंट हैव वन. ओके, तो आप वहां पे नल लिख सकते हो. सैलरी फॉर अनपेड एम्प्लॉयज, तो आप नल लिख सकते हो. तो नल का मतलब आप समझ पा रहे हो कि या तो वहां की इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है, या फिर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, या इनएप्लीकेबल इंफॉर्मेशन है. तो नल वैल्यूज तो आप अच्छे से समझ पा रहे हो. तो सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट होना चाहिए नल वैल्यूज का. क्लियर है? देन डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग. डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग के अंदर डेटाबेस डिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड एट लॉजिकल लेवल सेम एज ऑर्डिनरी डेटा, सो ऑथराइज्ड यूजर्स कैन क्वेरी इट यूजिंग सेम रिलेशनल लैंग्वेज. तो डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग के अंदर ये एक डेटाबेस होता है दैट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब इटसेल्फ, है ना. आप अपने डेटाबेस से पूछ पाओ कि व्हाट टेबल्स डू यू हैव, या फिर
कोई भी क्वेश्चन, तो उसके लिए आई नो आपको पता होगा क्या चीज यूज करोगे आप लोग, एसक्यूएल का यूज करोगे, ठीक है। तो आप जो है अपने डेटाबेस में क्वेश्चन कर पाओ एंड यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स टू यू और डेटा आइटम्स टू यू, दैट इज नथिंग बट योर डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग, ठीक है। तो यहाँ पर यूजिंग सेम रिलेशनल लैंग्वेज मीन्स द एसक्यूएल गाइज, क्लियर है। तो आप उसका डिस्क्रिप्शन एनीथिंग यू वांट यू कैन गेट इट, दैट इज योर रूल 4। रूल 5 is comprehensive data sub language rule. Comprehensive data sub language rule, यहाँ लिखा क्या है, system must support at least one language that can accept express data definition, view definition, data manipulation, integrity constraints, authorization and transaction boundaries। मत जैसे कि यहाँ पर भी मैं SQL का एग्जांपल दूंगी, एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए दैट शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग। डेटा डेफिनेशन यानी कि आपको पता है टेबल क्रिएट करना, हम कैसे टेबल क्रिएट करते थे, क्रिएट टेबल ब्ला ऐसे लाइक क्रिएट करते थे ना आप, तो ये डेटा डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है। डेटा मैनिपुलेशन आपने पढ़ा हुआ है ना, अगर आपको करना है कि ये सिलेक्ट करो या फिर ये इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, दैट इज योर डेटा मैनिपुलेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन मतलब कि आप सिलेक्ट करो, ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्टूडेंट आईडी यूजर वन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स है ना, ग्रांट करना, तो यहाँ पर आप इसको ऑथराइजेशन बोलते हो। देन यू हैव ट्रांजैक्शन बाउंड्रीज, बिगिन, कमिट, रोल बैक, ये सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। यू हैव इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, मतलब आप अल्टर कर पाते हो टेबल्स को, है ना, अल्टर टेबल, या फिर आप चेक करते हो एजेस वगैरह, दैट इज योर इंटीग्रिटी। व्यू डेफिनेशन, व्यू भी क्रिएट करना हमने देखा हुआ है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी, ऐसी लैंग्वेज आपकी सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए। द एग्जाम्पल इज एसक्यूएल, ओके। देन द व्यू अपडेटिंग रूल, तो व्यू तो क्या है ये आपने पढ़ा हुआ है, राइट। सो ऑल थेरेटिकल अपडेटेबल व्यूज मस्ट बी अपडेटेबल बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम उनको अपडेट कर पा रहा है तो दैट टू इज कंसिडर्ड एज रिलेशनल मॉडल, क्योंकि रिलेशनल मॉडल में अपडेटेबल चीजें तभी होंगी अगर कोई लैंग्वेज इसके लिए यूज हुई होगी। अगेन द थिंग इज दैट कि अपडेटेबल सिस्टम आपका होना चाहिए, क्लियर। Then high level insert update delete, system must support set a time operations for insert update delete, not just single record। ऐसा नहीं आप एक अपडेट करते जा रहे हो रिकॉर्ड्स एंड काफी आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स एंड यू आर सिटिंग एंड डूइंग वन बाय वन, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। हाई लेवल आपके पास ये सब चीजें होनी चाहिए। इफ यू गिव अ लाइक कमांड की अगर ये वाली वैल्यूज हैं, अगर ये कंडीशन है तो डू इंसर्ट और डू अपडेट और डू डिलीट, it must be able to do, again your SQL is important over here। then you have what, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रिमेन अनअफेक्टेड व्हेन फिजिकल स्टोरेज और एक्सेस मेथड्स चेंज। इट्स लाइक आप रीअरेंज कर रहे हो, आप अपने आपके पास सपोज फॉर एग्जांपल आप अपने घर में हो, आपके घर में फर्नीचर है एंड आप उसको रीअरेंज करने जा रहे हो, जो मुझे बताओ क्या एड्रेस चेंज होने वाला है आपके घर का, नहीं। सो जो कोई भी अगर पार्सल देने आएगा तो ऑब्वियसली वो आपके घर पे ही आने वाला है। सो आप उसके अंदर का डेटा कैसे भी चेंज कर दो, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो आपका काम करना चाहिए, है ना। जो मेरी बात को समझो, एप्लीकेशन यानी कि आपका पूरा घर, है ना, आपका पूरा घर जो है वो वैसे ही काम करेगा जैसे पहले करता था, जस्ट आपने अंदर इंटरनल डेटा को चेंज कर दिया, उसको रीअरेंज कर दिया है। तो ऐसे ही आपकी पूरी की पूरी टेबल, आपका रिलेशन काम करना चाहिए, वेदर आपने उसका डेटा जो है वो टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स वगैरह है वो रीअरेंज कर दिए हो। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होना चाहिए, फिजिकल डेटा, समझ पा रहे हो आप। Then you have logical data independence too. The application programs remain unaffected when information preserving changes are made to the base tables. Okay, मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने न्यू कॉलम्स को ऐड किया, आपने न्यू टेबल्स क्रिएट करी, तो क्या आपका एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन ब्रेक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपने चीजें क्या करी हैं, अपडेट करी हैं, एड ऑन्स करे हैं, डिलीशंस करे हैं, तो जो लॉजिकल डेटा है वो भी इंडिपेंडेंस आपके पास होना चाहिए। देन इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी definable in relational language and stored in catalog, not in the application programs। मतलब कि जो रूल्स हैं आपके डेटा के हिसाब
हिसाब से, जैसे कि एज जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इट शुड बी इन द डेटाबेस, इट मस्ट नॉट गेट स्कैटर्ड अक्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशंस। आपके एक ही एप्लीकेशन से रिलेटेड यानी एक ही टेबल से रिलेटेड ये सारी चीजें आपकी डिफाइन होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में। देन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, यानी कि जो एंड यूजर्स हैं दैट दे कैन नॉट सी दैट डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। डेटा जो है वो हो सकता है आपने कहीं लंदन में स्टोर कर रखा हो, न्यूयॉर्क में कर रखा हो, टोक्यो वगैरह में कर रखा हो, बट यूजर्स इंटरैक्ट एज इफ इट्स ऑल इन वन प्लेस। ओके, कहीं का भी मल्टीपल लोकेशंस का डेटा हो, बट दैट मस्ट सीम कि वो एक ही जगह पे है। ओके गाइस, द लास्ट इज नॉन सबवर्जन रूल, यानी कि लो लेवल एक्सेस कैन नॉट बाईपास इंटीग्रिटी रूल्स डिफाइंड इन हायर लेवल रिलेशनल लैंग्वेज। मतलब कि जो लाइक फॉर एग्जांपल्स कोई बैकडोर्स नहीं होंगे, इवन इफ समवन हैज लो लेवल एक्सेस दे कांट ब्रेक द रूल्स यू हैव सेट अप। तो जो रूल्स हैं वो परफेक्टली हर जगह फॉलो होने चाहिए, मे बी हायर लेवल और लोअर लेवल। ओके गाइस, सो दीज आर ऑल ऑफ योर रूल्स। क्लियर? सो ये सारे रूल्स आप अच्छे से याद रख लो, मैंने काफी एग्जाम्पल से आपको याद करवाने की कोशिश करी है। फाउंडेशन रूल, information rule, guaranteed access rule, then systematic treatment of null values, then dynamic online catalog, मतलब एक ना एक relational language होनी ही चाहिए आपके टेबल के लिए, comprehensive data सब language rule कि ये सारी चीजें possible होनी चाहिए उस language के थ्रू, the view updating rule, व्यू आप अपडेट कर पाओ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, हाई लेवल इंसर्ट अपडेट डिलीट कर पाओ, यानी कि एक बार में मल्टीपल रोज या मल्टीपल डेटा को आप ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म कर पाओ, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, यानी कि डेटा आपका अंदर ही अंदर टेबल में जितना भी रीअरेंज हो जाए लेकिन वो टेबल उसी तरीके से वर्क करनी चाहिए एज इट वाज वर्किंग अप बिफोर। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, यानी कि आपने जो डेटा है, आपने कॉलम्स ऐड करे हो, आपने और टेबल्स को ऐड करा हो, लेकिन जो लॉजिकल डेटा है वो आपका वैसे ही रहना चाहिए जो पहले था, एंड द डेटा और द रिलेशन मस्ट वर्क एज इट वाज वर्किंग बिफोर। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस होना चाहिए, यानी कि आपने जो भी कंस्ट्रेंट्स, जो भी कंडीशंस दी हुई हैं, जो भी आपने पहले से कंडीशंस डिफाइन कर दी हैं कि एज का ये होना चाहिए, जो भी आपने सैलरी वगैरह का कर रखा है, दैट मस्ट बी डिफाइनेबल इन द रिलेशनल लैंग्वेज ओनली, एंड वो आप लोग स्टोर करके रखते हो कैटलॉग के अंदर, नॉट इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। क्लियर? देन मतलब कि आप एज के कॉलम के ऊपर नहीं बताओगे कि आप अपनी एज 0 से 150 के बीच में ही बताना, एंड देन आपके जो मतलब एम्प्लॉयज हैं देयर डेटा इज देयर, ऐसे आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम में नहीं दिखाना है। दैट इज वेरी बैड अप्रोच। यू हैव टू कीप दिस थिंग इंटीग्रेटेड इन द कैटलॉग और इन द बैकएंड। ओके, आपको इसको दिखाना नहीं है, बट इट मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस कि आपका एंड यूजर जो है उसको मल्टीपल लोकेशंस का डेटा एक ही जगह पे है ऐसा दिखना चाहिए, he must not seem that it is distributed। and last rule is non subversion rule, यानी कि लोअर एक्सेस अगर है तो उसको लोअर एक्सेस वाली ही चीजें दिखनी चाहिए, हायर एक्सेस है तो हायर वाली दिखनी चाहिए, अदरवाइज एक्सेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे 12 रूल्स अगर आपका रिलेशन या फिर आपका डेटाबेस फॉलो कर रहा है, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिलेशनल मॉडल गाइस। क्लियर? आई होप मैंने काफी टाइम दिया है, इतना आप इसको पढ़ के भी समझ पा रहे होगे, लेकिन फिर भी आपको इंपॉर्टेंट है, व्हाई? बिकॉज एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट टू कीप थिंग्स रिमेंबर। ओके, so I hope you got it what is the relational model। कॉर्ड्स रूल, ओके, कॉर्ड्स रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फैंसी टर्म है, ठीक है, तो ये चीज अच्छे से आप लोग याद रख लेना गाइज। ओके, देन यू हैव रिलेशनल इंटीग्रिटी। अभी रिलेशनल इंटीग्रिटी के बारे में हमने पढ़ा। नाउ अगेन जो ये क्या है, आप इसको एज अ डेटा पुलिस कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये थोड़े बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स और ऐसे टर्म्स दूंगी ताकि आप चीजें याद रख पाओ, अदरवाइज डीबीएमएस बहुत कंफ्यूजिंग लग जाएगा, ठीक है। सो रिलेशनल इंटीग्रिटी इंश्योर्स दैट द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस रिमेन्स एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल, ठीक है। जो भी डेटा आपका स्टोर हुआ है डेटाबेस के अंदर, दैट मस्ट बी एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड व्हाट योर रिलायबल, ठीक है। तो ये
मेंटेन करने का, ये इंश्योर करने का काम किसका है? अपनी पुलिस का है, दैट इज योर रिलेशनल इंटीग्रिटी. सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स. ठीक है, तो कौन से 3 मेन टाइप्स हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे. सो सबसे फर्स्ट इज योर डोमेन कॉन्स्ट्रेंट्स. ठीक है, डोमेन कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर इसको भी आप डोमेन इंटीग्रिटी बोल सकते हो. सो डोमेन कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है? इट स्पेसिफाई दैट द वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक एंड मस्ट बी फ्रॉम द डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट. देखो, अब ये एटॉमिक का मतलब पहले से पता नहीं होता तो कंफ्यूज हो जाते, डोमेन का मतलब पहले से पता नहीं होता तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते. अभी अगर आप सिंपल इसको पढ़ भी रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा. डोमेन कंस्ट्रेंट का मतलब होता है जो भी आपकी वैल्यू है हर एक एट्रीब्यूट, यानी कि अगर आपने जो है, आपके पास क्या है, आपके पास काफी सारे टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं. अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है दैट मस्ट बी एटॉमिक. मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपको फोन नंबर डालने बोला है एंड आपने अपने 3-4 घर के नंबर डाल दिए. अगर एक बोला है यू नीड टू पुट वन, यानी कि एटॉमिक ही होना चाहिए वो वैल्यू. एंड मस्ट बी फ्रॉम द डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट, मतलब कि वो रूल्स फॉलो करने चाहिए. मोबाइल नंबर बोला है तो मोबाइल नंबर यानी कि इंटीजर्स ही होने चाहिए. देयर मस्ट नॉट बी एनी अल्फाबेट्स ओवर देयर. सो ये रूल्स भी आपका जो है ना फॉलो करना चाहिए वो वैल्यू. सो ये होते हैं आपके डोमेन कंस्ट्रेंट्स. क्या समझ में आ गया? वंस अगेन रीड. डोमेन कंस्ट्रेंट्स स्पेसिफाई दैट द वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक एंड मस्ट बी फ्रॉम द डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट. क्लियर? तो क्या दो चीजें याद रखनी है आपको यहाँ पर? एटॉमिक होना चाहिए और डोमेन फॉलो करना चाहिए, यानी कि आपके जो रूल्स हैं वो फॉलो करना चाहिए. बस दैट्स इट. ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज द डोमेन कंस्ट्रेंट्स. की पॉइंट्स क्या है देख लो. एवरी एट्रीब्यूट मस्ट हैव एसोसिएटेड डोमेन, है ना. हर एक कॉलम के पास उसको पता होने चाहिए वो कौन से टाइप का डेटा एक्सेप्ट करने वाला है. ठीक है, कौन से टाइप का डेटा उसको एक्सेप्ट करना है. डोमेन एक्ट्स एज अ कंस्ट्रेंट ऑन पॉसिबल वैल्यूज. जैसे कि एक फिल्टर काम करता है जो कि इनअप्रोप्रिएट यानी कि रॉन्ग जो वैल्यूज है उनको रिजेक्ट कर दे. द सेम वे आपका डोमेन काम करना चाहिए. अगर गलत वैल्यूज हैं तो उसको रिजेक्ट कर दे. मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, यानी कि जो फाउंडेशन लेवल है ना आपका, एवरीथिंग एल्स बिल्ड्स ऑन दिस. क्लियर? देन फोर्थ इज इजीली टेस्टेड व्हेन न्यू डेटा इज एंटर्ड. मतलब जो डेटाबेस है इट कैन इमीडिएटली से नो दैट्स नॉट अलाउड. ओके, तो यहाँ पर आपकी ऐसी भी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए. सो दीज आर ऑल योर डोमेन कंस्ट्रेंट्स. एग्जाम्पल्स देख लो. डोमेन कंस्ट्रेंट के एग्जाम्पल्स आप देख लो. एज है इंटीजर चेक, एंड यहाँ पर आपका ये चेक आपने इंटरनली अपने लैंग्वेज के अंदर लिख रखा है. जो ग्रेड है वो कैरेक्टर एक ही होना चाहिए एंड उस ग्रेड के अंदर ABCDF यही ग्रेड्स होने चाहिए, इससे हटके कोई Z ना डाल दे, ये आपको पता होना चाहिए. ईमेल जो है वो उसकी लिमिट आपने यहाँ पर दे दी है एंड चेक कि ईमेल के अंदर एम्परसेंड जो है आपका होना चाहिए. सो दीज आर नथिंग बट द एग्जाम्पल्स ऑफ योर डोमेन कंस्ट्रेंट्स. क्लियर? टाइप्स ऑफ डोमेन कंस्ट्रेंट्स देख लो. डेटा टाइप कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके कि इंटीजर है या वेरचर है या डेट है ना, कि कौन से टाइप की वैल्यू होनी चाहिए आपके एट्रीब्यूट में. दैट इज द बिगेस्ट डोमेन कंस्ट्रेंट. देन द रेंज कंस्ट्रेंट की पता होना चाहिए कौन सी रेंज की वैल्यूज ही एक्सेप्टेबल हैं. ओके, देन फॉर्मेट कंस्ट्रेंट्स की अगर फोन नंबर है तो फोन नंबर के ही फॉर्मेट में वो आपका प्रेजेंट होना चाहिए. इन्यूमरेटेड कंस्ट्रेंट्स यानी जो जेंडर है उसके अंदर मेल फीमेल अदर यही 3 चीजें होनी चाहिए. सो दीज आर नथिंग बट द टाइप्स ऑफ डोमेन कंस्ट्रेंट्स. क्लियर? सो आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. लेट्स मूव फर्दर. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. So what is referential integrity? It ensures that a value that appears in one relation for a given set of attributes also appears for a certain set of attributes in another relation. मतलब कि simple words में if you reference something जो कि दूसरी टेबल में प्रेजेंट है तो that something must actually exist. मतलब कि अगर आपने मतलब बोल दिया कि ये वाली वैल्यू जो है ये इस टेबल के अंदर आपने बोल दिया कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये इस टेबल के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, तो वो उस टेबल के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना. अगर आपने ऐसे ही बोल दिया और यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है सो दैट इज द रूल ब्रेक फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या करता है?
इंश्योर करता है कि अगर आपने एक रिलेशन में से मे बी रिलेशन 1 में ये डिफाइन किया है कि ये जो वैल्यू है ये किसी और टेबल में प्रेजेंट है, तो आपको वो दूसरे टेबल के अंदर प्रेजेंट होनी ही चाहिए. दैट इज टेकन केयर बाय योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. क्लियर? की कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में ही आ गया होगा. जो अगर हम यहाँ पे रेफरेंस करते हैं किसी भी वैल्यू को विद अदर टेबल, सो दैट इज डन बाय द फॉरेन की. तो फॉरेन की मस्ट आइदर बी नल और मैच अ प्राइमरी की वैल्यू इन द रेफरेंस्ड टेबल. क्लियर है गाइस? तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया. सो नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. यहाँ पर आपका ये स्टूडेंट टेबल है जिसमें एट्रीब्यूट्स आपकी आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है. डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग और बजट है. तो मुझे बताओ यहाँ पे फॉरेन की कौन सी है? तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है ये आपकी प्राइमरी की है एंड आपकी जो फॉरेन की है वो ये है. व्हाई दिस इज फॉरेन की? क्योंकि ये किसी और टेबल की प्राइमरी की है एंड वो कोई और टेबल आपकी डिपार्टमेंट टेबल है एंड ये यहाँ पर आपकी प्राइमरी की है. तो यहाँ पर आप इस फॉरेन की को लिख पा रहे हो बिकॉज यू आर रेफरेंसिंग दिस टेबल एंड ये टेबल की यहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वैल्यू, ये प्राइमरी की डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे प्रेजेंट ही ना हो. सो दैट विल बी द रूल ब्रेक. सो ये इंश्योर कौन करता है? आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. क्लियर? ओके. नाउ रूल्स क्या है आपके रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के? सबसे पहले है इंसर्ट रूल, है ना. इंसर्ट रूल ये क्या है कि आप इंसर्ट नहीं कर सकते कोई भी रो विथ फॉरेन की वैल्यू दैट डजंट एग्जिस्ट इन द पेरेंट टेबल, है ना. मतलब कि अगर आप सपोज आप क्या करना चाह रहे हो, आप इंसर्ट करना चाह रहे हो स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज, ठीक है, बट उसका डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना. तो स्टूडेंट वैल्यूज के अंदर आपका जो CS डिपार्टमेंट है या फिर जो भी आप डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने 1 दे दिया, आपने नाम दे दिया यहाँ पर ABC एंड डिपार्टमेंट नेम आप लिखने जा रहे हो, तो ये आप तभी इंसर्ट कर पाओगे जब वो फॉरेन की जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी. ठीक है. डिलीट रूल भी क्या है? कैन नॉट डिलीट अ रो फ्रॉम पेरेंट टेबल इफ चाइल्ड रोज एग्जिस्ट, है ना. अगर उसकी चाइल्ड रोज एग्जिस्ट कर रही हैं तो यू कैन नॉट डिलीट दैट पर्टिकुलर रो. अपडेट रूल है, यू कैन नॉट अपडेट प्राइमरी की इफ फॉरेन कीज रेफरेंस एग्जिस्ट. अगर उसके अंदर फॉरेन की रेफरेंस है तो उस प्राइमरी की को आप डिलीट नहीं कर सकते हो. सो दीज आर द रूल्स फॉर योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. अब एक्शंस ऑन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेशंस क्या क्या है? सब मतलब जब वायलेशंस होते हैं तो जो डेटाबेस है दैट कैन टेक डिफरेंट एक्शंस, तो वो कौन से एक्शंस हैं जो ये ले सकता है? सबसे पहला है रेस्ट्रिक्ट और नो एक्शन, यानी कि आप रिजेक्ट कर दो उस ऑपरेशन को, है ना. जस्ट से नो एंड स्टॉप द ऑपरेशन. देन यू हैव कैस्केड, यानी कि यू प्रोपोगेट द चेंज टू डिपेंडेंट रोज. मतलब कि आप डिलीट कर रहे हो डिपार्टमेंट तो ऑटोमेटिकली आपके सारे स्टूडेंट्स जो उस डिपार्टमेंट के हैं वो डिलीट हो जाने चाहिए, है ना. देन सेट नल, यानी कि आप फॉरेन की को नल सेट कर दो अगर वो मतलब किसी को क्या कहते हैं, दूसरी टेबल को अगर एक्सेस ही नहीं कर पा रही है तो नल कर दो. देन सेट डिफॉल्ट, यानी कि सेट फॉरेन की टू द डिफॉल्ट वैल्यू. तो ये पूरा रिलेशनल इंटीग्रिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडेंट ऑन योर दीज रूल्स, यानी कि आपकी फॉरेन कीज पे. किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी फॉरेन कीज पे डिपेंड कर रहा है. होप यू गॉट इट. तो रिलेशनल इंटीग्रिटी जब भी पूछा जाए तो आपको समझ में आ गया कि अब आपको क्या एक्सप्लेन करना है. डोमेन कंस्ट्रेंट में भी आप समझ चुके हो क्या आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. अब तक चीजें कितनी ज्यादा सिंपल चल रही हैं, ऐसे ही आपको चीजों को आगे लेके चलना है. नाउ लेट अस सी एंटिटी इंटीग्रिटी. तो एंटिटी इंटीग्रिटी स्टेट्स दैट नो प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नल, यानी कि जो प्राइमरी की है ऑब्वियसली उस प्राइमरी की से ही आप पूरी की पूरी रो को जो है एक्सेस कर पाओगे. तो ऑब्वियसली प्राइमरी की जो है वो नल कभी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो पर्टिकुलर रो कभी भी एक्सेसिबल नहीं हो पाएगी. सो ये होता है किसके अंदर? एंटिटी इंटीग्रिटी के अंदर. तो यहाँ पर रेशनल क्या है देख लो. सबसे पहले प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो, ये जो मैंने अभी आपको बताया. नल वैल्यूज कैन नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई एनीथिंग, अभी जस्ट आई सेड. देन एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द टेबल रिलेशनशिप्स. ओके. रूल्स क्या है कि प्राइमरी की कभी आपकी नल नहीं होनी चाहिए एंड हमेशा यूनिक होनी चाहिए एंड इट शुड बी मिनिमल, यानी कि कोई अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स उसमें नहीं होने चाहिए. तो आई होप एंटिटी इंटीग्रिटी तो आप अच्छे से समझ चुके हो. ओके. देन डेटाबेस डिजाइन.
सो डेटाबेस डिजाइन क्या है, मतलब आप जो भी डेटाबेस डिजाइन करने वाले हो वो करेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। द फीचर्स ऑफ अ गुड रिलेशनल डिजाइन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सबसे पहले आपका फर्स्ट इज योर मिनिमल रिडंडेंसी, मतलब अवॉइड स्टोरिंग सेम इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल प्लेसेस, इट रिड्यूसेस स्टोरेज स्पेस एंड अपडेट एनोमलीज। क्लियर है ना? तो रिडंडेंसी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। रिडंडेंसी मतलब कि आप एक ही फोटो की 10 कॉपीज जो है वो क्रिएट कर रहे हो, सो इससे आपकी स्पेस भी जो है वेस्ट हो रही है एंड इट क्रिएट्स कंफ्यूजन व्हेन यू नीड टू अपडेट समथिंग। सो दैट इज व्हाई मिनिमल रिडंडेंसी, यानी कि आपको स्टोरेज स्पेस कम करनी है और एनोमलीज अपडेट करनी है। फाइन। देन सेकंड, दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड वन इज योर इजी इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, यानी क्वेरीज शुड बी सिंपल एंड एफिशिएंट। क्वेरीज यानी कि जो एसक्यूएल की लाइंस लिखते हो ना, उन लाइंस को हम क्या बोल रहे होते हैं? क्वेरीज बोल रहे होते हैं। ये जो क्वेरीज हैं वो सिंपल होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए। मिनिमल जॉइंस रिक्वायर्ड फॉर कॉमन ऑपरेशंस, यानी कि एक गुड डिजाइन क्या होता है? दैट लेट्स यू गेट आंसर्स। ओके, एक कॉमन क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपको मिल जाएं विद सिंपल क्वेरीज, कोई कॉम्प्लेक्स पजल्स आपको उसके अंदर नहीं देने हो। थर्ड वन इज योर नॉर्मल फॉर्म कंप्लायंस, यानी रिलेशंस शुड बी इन अप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म, मतलब कि ये जो फॉर्म्स है ना, 1NF 2NF 3NF BCNF, इनको हम लोग लेटर अभी पढ़ने वाले हैं। जस्ट रिमेम्बर ये क्या है आपके, आप ऐसा समझ लो ग्रेड्स हैं जो कि डिजाइन के ऊपर आपको ग्रेड्स दिए गए हैं। क्वालिटी जो है ना आपकी यहाँ पर बताई जा रही है कि ये क्वालिटी है, अगर ये ग्रेड है तो ऐसी क्वालिटी है, ज्यूम करा जाता है। सो रिलेशन जो है वो आपके अप्रोप्रिएट नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर होने चाहिए। फाइन। देन प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये फोर्थ है आपका। प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन, है ना? तो आपका कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ डिलीट भी कर रहे हो या फिर कुछ मतलब आपको जो डिलीट करना है वही होना चाहिए। अगर आप एक करने जा रहे हो 10 हो गए, तो दैट इज द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो प्रिजर्वेशन आपकी होनी चाहिए ऑफ इंफॉर्मेशन। लॉसलेस जॉइन प्रॉपर्टी मस्ट बी मेंटेन्ड। ओके, then fifth one is your dependency preservation. All functional dependencies should be checkable on the individual relations, यानी कि you should be able to check data rules। जबकि मतलब आपके पास ज्वाइन नहीं है, मल्टीपल टेबल्स का ज्वाइन नहीं है, आपको विदाउट ज्वाइनिंग द मल्टीपल टेबल्स यू मस्ट बी एबल टू check the data rules, that is your dependency preservation। okay, so I hope ये 5 जो फीचर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक रिलेशनल डिजाइन को सही बनाने के लिए, एक गुड रिलेशनल डिजाइन के लिए ये 5 फीचर्स आपके होने चाहिए। मिनिमल रिडंडेंसी आपको समझ में आ गया होगा, इजी रिलेशन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल है, देन नॉर्मल इंफॉर्मेशन कंप्लायंस, प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी कि एक बैड डिजाइन का क्या होता है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस, सो यहाँ पर आपके पास क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग एंड बजट यू हैव। तो प्रॉब्लम्स क्या है इसके अंदर? डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन रिपीटेड फॉर ईच एम्प्लॉय, यानी कि जो सीएस डिपार्टमेंट है यहाँ पर, ये जो सीएस डिपार्टमेंट है ये इन्फो 2 बार यहाँ पर हो गई है। इसका मतलब कि आपका क्या है? ये वेस्टेज ऑफ स्पेस है। अपडेट एनोमली, यानी कि चेंजिंग बिल्डिंग रिक्वायर्स मल्टीपल अपडेट्स। अगर एक सीएस डिपार्टमेंट है वो आपको मतलब यू हैव टू मूव इट टू अ न्यू बिल्डिंग, सो यू हैव टू अपडेट मल्टीपल रोज इन दैट पर्टिकुलर केस। इंसर्शन एनोमली है कि यू कैन नॉट ऐड डिपार्टमेंट विदाउट एम्प्लॉय, है ना? व्हाट इफ आई वांट टू क्रिएट फिजिक्स डिपार्टमेंट बट हैवंट हायर्ड एनीवन येट, सो फॉर दैट पर्पस दैट इज योर इंसर्शन एनोमली। देन यू हैव डिलीशन एनोमली, क्या है? डिलीटिंग लास्ट एम्प्लॉय लूजेस द डिपार्टमेंट इन्फो ऑल्सो, है ना? अगर यहाँ पर बॉब ने क्विट कर दिया या फिर उसको रिजाइन करवा दिया तो आई यहाँ पर जो है आपका क्या चीजें लूज हो जाएंगी? सारी इंफॉर्मेशन जो कि उस मैथ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है आपके डेटाबेस में, दैट विल गेट डिलीटेड। अब एक गुड डिजाइन क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो आप।
सो यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, सबसे पहली बात तो आपने टेबल्स को डिवाइड कर दिया है, एम्प्लॉय टेबल अलग कर दी है और डिपार्टमेंट टेबल अलग कर दी है। जो यहाँ पर आपने क्या किया था, सब मर्ज था, एम्प्लॉय डिटेल्स, डिपार्टमेंट डिटेल्स, इतने अच्छे से सब चीजें समझ में नहीं आ रही थी। तो गुड डिजाइन में सबसे पहले आपने तो टेबल्स को डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो बेसिकली इस गुड डिजाइन के अंदर क्या है, आपकी रिडेंडेंसी नहीं है, रिडेंडेंसी जो है वो नहीं है, यानी कि कोई भी चीज रिपीट नहीं हुई है। ओके, सो डिपार्टमेंट इन्फो जो है वो भी एक ही जगह पे आपने स्टोर कर रखा है यहाँ पे। देन इजी अपडेट्स हैं, यू कैन चेंज द बिल्डिंग इन वन प्लेस एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग के लिए हमने अलग दे दिया है। एंड यू कैन ऐड डिपार्टमेंट्स विदाउट एम्प्लॉयज एज वेल, यहाँ पर आप जो है अगर एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है तो आप बिल्डिंग ऐड नहीं कर पाते है ना, बट यहाँ पर यू कैन ऐड बिकॉज इट इज परफेक्टली डिफरेंट टेबल। एंड अगर आपको एम्प्लॉयज भी डिलीट करना है तो वो आपके डिपार्टमेंट इन्फो पे जो है बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। अगर यहाँ पर आपको कोई डिपार्टमेंट, जैसे बॉब को मुझे डिलीट कर देना था, तो ये पूरा डिपार्टमेंट, ये पूरी रो ही डिलीट हो जाती, यानी कि ये बिल्डिंग डिलीट हो जाती है, सब ये सारी इन्फो डिलीट हो जाती। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि ये अलग टेबल है और ये अलग टेबल है। तो अगर मैं यहाँ से अब बॉब को डिलीट करना चाहूंगी तो यहाँ से मैथ जो है वो नहीं डिलीट होगा। क्लियर है गाइस? तो गुड डिजाइन और बैड डिजाइन का डिफरेंस आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया। नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नॉर्मलाइजेशन। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, कई जगह पे आपने नॉर्मलाइजेशन को पढ़ा होगा, बट सी यहाँ पर यू हैव टू लर्न जस्ट जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है बैड डिजाइंस को इनटू गुड डिजाइंस, दैट इज नथिंग बट योर नॉर्मलाइजेशन। समझ में आ गया क्यों मैंने पहले आपको इंट्रोड्यूस किया बैड डिजाइन और गुड डिजाइन से? बिकॉज यू विल नाउ अंडरस्टैंड कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, सिंपल बैड डिजाइन को गुड डिजाइन के अंदर कन्वर्ट करना। डेफिनेशन देख लो, process of organizing data to minimize redundancy and dependency by dividing large tables into smaller tables and defining relations between them। एक सिंपल आपको टेक्निकल रिलेटेड मैं आंसर देती हूँ। जब आप डीएसए पढ़ रहे होते हो तो आपको हमेशा बोला जाता है कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लीड कोड पे करने जा रहे हो, कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म पे करने जा रहे हो, तो वो प्लेटफॉर्म पे आप जब भी उस प्रॉब्लम को देखते हो तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। आपको उस प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के बाद सॉल्व करना है, ताकि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो एंड कुल मिला के आपकी पूरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। सो द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी टेबल्स को डिवाइड कर देना है इनटू द स्मॉल वंस। ओके, इनटू द स्मॉल वंस, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। सो दैट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, सो यहाँ पर आप कुछ नहीं करते हो, आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो हर एक चीज को इन अ प्रॉपर प्लेस and for a proper purpose. The goals of normalization, the first is your eliminate redundant data। सबसे पहला गोल यही है कि जो सेम डेटा है इट मस्ट नॉट स्टोर्ड इन मल्टीपल प्लेसेस, एक फैक्ट एक जगह पर ही होना चाहिए, दैट्स द रूल। ओके, देन इंश्योर डेटा डिपेंडेंसीज मेक सेंस, यानी कि ओनली रिलेटेड डेटा स्टोर्ड टुगेदर। जो एम्प्लॉय की सैलरी है इट बिलोंग्स विथ like employee info, not with department budget, so the both the things must be not, मतलब जो भी आप जो डेटा है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग, बजट, these are correlated things, but if suppose for example ये बजट का कॉलम उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, that is not at all, ये अगर मैं बजट यहाँ पे डाल दे रही हूँ that is not at all related ना, तो ये रिलेशन होना चाहिए, the things must be interrelated, so ensure कि जो डेटा डिपेंडेंसीज हैं वो make sense। then third one is minimize data anomalies। okay, सबसे पहला है आपका insert anomaly, यानी कि आप डेटा को इंसर्ट नहीं कर पाओ विदाउट अदर अनरिलेटेड डेटा, है ना, यानी कि आप न्यू कोर्स अगर आपको ऐड करना है, यू कैन नॉट ऐड इट विदाउट इंस्ट्रक्टर, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने कोर्स डिजाइन कर दिया लेकिन कोई इंस्ट्रक्टर हायर ही नहीं किया है उसके लिए, तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम इन डेटाबेस। ओके, देन अपडेट एनोमली की, यानी कि यू मस्ट अपडेट मल्टीपल रिकॉर्ड्स फॉर सिंगल चेंज। ओके, अगर आपने इंस्ट्रक्टर ने ऑफिस चेंज कर दिया, but it must update every course record, right? So that is why it is important. Why?
व्हाई द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आपने एक रिकॉर्ड मिस कर दिया तो आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. सो अकॉर्डिंगली अपडेट एनोमली इज इंपॉर्टेंट. डिलीट एनोमली में देखें तो डिलीटिंग रिकॉर्ड कॉजेज लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा, है ना. तो जो भी आपका है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने ड्रॉप कर दिया कोर्स, तो यहाँ पर आपका जो कोर्स इन्फॉर्मेशन है वो लूज हो सकती है, राइट. तो प्रॉब्लम क्या है कि कोर्स इन्फो जो है वो आपकी डिसअपियर हो जाएगी, इवन दो जो आपका कोर्स है वो एग्जिस्ट भी करता है ना. सो ये सारी चीजें हैं, ये गोल्स हैं आपके नॉर्मलाइजेशन के. क्या आपका रिडंडेंट डेटा जो है वो एलिमिनेट होना चाहिए, आपके जो टेबल्स के एट्रीब्यूट्स हैं वो एक दूसरे के साथ सेंस बनाने चाहिए. इफ यू आर डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर टेबल्स, मिनिमाइज करनी है डेटा एनोमलीज, तो उसके अंदर इंसर्ट आएगा, आपका अपडेट आएगा, डिलीट आएगा. क्लियर है. सो आई होप यू गॉट इट गाइज. देन यू हैव एडवांटेजेस. नॉर्मलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है? सी, यू हैव मोर एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि आपके पास लेस स्टोरेज वेस्ट होगी. यहाँ पर क्या होगा? लेस स्टोरेज वेस्टेज. देन अवॉइड्स रिडंडेंट फील्ड्स, यानी कि जो डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है वो आपकी नहीं होगी, डुप्लीकेट्स आपके नहीं होंगे. मोर फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि आप इजीली क्या कर पाओगे? इजीली आप यहाँ पे मॉडिफाई कर पाओगे, अपडेट कर पाओगे. बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, यानी कि आपकी जो रिलेशंस है वो आप यहाँ पर क्लियरली दिखा रहे होगे. क्या दिखाओगे यहाँ पे? रिलेशंस आप क्लियरली. इजियर मेंटेनेंस, यानी कि अगर आपने अपडेट कर दिया एक बार, है ना, अगर आपने अपडेट कर दिया एक बार तो ये जो है इफेक्ट दिखाएगा एवरीवेयर. ओके, पूरे डेटाबेस में वो अपडेट आपका हो जाना चाहिए. मिनिमाइजेस डेटा डुप्लीकेशन, यानी कि आपकी जो सेव हो जाएगी क्या चीज? स्पेस एंड again confusion too. Okay, so this is what your advantages of normalization. Then you have disadvantages of normalization. तो यहाँ पर you cannot start building database without knowing the user needs, यानी कि you need to understand the requirements first. ठीक है, requirements आपको पहले पता होनी चाहिए. That is the main initial thing. Then higher normal forms may degrade परफॉर्मेंस, यानी कि अगर ज्यादा टेबल्स आपने बना दी तो ज्यादा जॉइंस आपको करने पड़ेंगे एंड इसी वजह से आपकी जो क्वेरीज हैं वो स्लोली परफॉर्म करेंगी. सो दैट इज हायर नॉर्मल फॉर्म्स आपकी जो है वो परफॉर्मेंस डिग्रेड कर देंगी. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बिकॉज इट टेक्स एफर्ट टू डिजाइन प्रॉपरली एंड केयरलेस डिकम्पोजिशन में लीड टू पुअर डिजाइन, यानी कि दैट कैन मेक थिंग्स वर्स इफ done wrong. Okay, so these are the 4 disadvantages of your normalization. So I hope you got it. So now let us understand atomic domains and first normal form. ठीक है, तो first normal form जो है यहाँ पे हम लोग start कर देंगे. It is very very important as we need to study for exams. तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक जो हमने देखा, क्या देखा हमने? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड द नेक्स्ट वन वाज BCNF. ओके, तो ये क्या है? ये ना जैसे आपके गेम्स में लेवल्स होते हैं, राइट, तो द सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी ये एक लेवल अप ऐसे होते हैं. तो ये वाला जो है ना ये बेसिक है एकदम. ठीक है, दिस इज योर बेसिक वन. क्या है ये? नॉर्म मतलब जो मेसीनेस है, मेसीनेस. और ये क्या है? ये अननॉर्मलाइज्ड बताया जा रहा है. क्या? अननॉर्मलाइज्ड. ये अननॉर्मलाइज्ड है और यहाँ पर ये कितना मेसी है ये बताया जा रहा है. तो ये बेसिक है. ये क्या है? ये थोड़ा बेटर है. ये क्या है? ये गुड है. और दिस इज परफेक्ट वन. ठीक है, तो ये आप अभी के लिए एकदम बेसिक फॉर्मेट में याद रख सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन जर्नी क्या होती है. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. सो यहाँ पर चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. तो अ रिलेशन स्कीमा. अब यहाँ पर इस वर्ड को समझो, रिलेशन स्कीमा, यानी कि अब हमने समझ लिया है कि ये है एक रिलेशनल मॉडल. स्कीमा यानी कि आपको पता है कि आपका जो टेबल है उसका ब्लूप्रिंट. ओके, तो ये जो रिलेशन स्कीमा है जिसको हम आर से रेफर कर रहे हैं वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तब होगा इफ द डोमेन्स ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द आर आर एटॉमिक. मतलब कि आपके पास क्या है? देखो, आपके पास है टेबल. ठीक है, आपके पास टेबल है. अब हर एक टेबल का एक एक सेल, आपकी जो टेबल है उसका एक एक सेल, ईच सेल इज नथिंग बट व्हाट? ईच सेल इज नथिंग बट योर एटॉमिक वन. मतलब कि
एक वैल्यू होनी चाहिए उसके अंदर। क्या होनी चाहिए? एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए उसके अंदर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास सेट्स नहीं हो, यानी कि आपके पास ऐसी ना हो मल्टीपल वैल्यूज आप डाल रहे हो, आपने जो है आपने लिस्ट डाल दी है, आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हो अपनी वैल्यू के अंदर, सो दैट इज नॉट द थिंग विच कम्स अंडर फर्स्ट एनएफ, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, इसका मतलब कि हर एक वैल्यू क्या होगी? एटॉमिक होगी, यानी कि ओनली वन वैल्यू दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। ओके, so every cell in your table must contain exactly one value, कोई लिस्ट ना हो, कोई मल्टीपल वैल्यूज ना हो, और कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ना हो। ओके, एंड दिस इज व्हाट योर डोमेन्स, यानी कि जो रूल है वो यही डिफाइन होना चाहिए कि एटॉमिक हो। तो ये समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पता होंगी। फर्स्ट वन इज एटॉमिक वैल्यू, यानी कि हर एक सेल इट कंटेन्स व्हाट? सिंगल वैल्यू। हर एक सेल के पास क्या होनी चाहिए? सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दिया। नो रिपीटिंग ग्रुप्स, यानी कि नो मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल एट्रीब्यूट। अगेन वही बात कि एक सिंगल एट्रीब्यूट है, इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज नहीं डाल सकते। देन यूनिक कॉलम नेम्स, यानी कि हर एक कॉलम का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका भी ए होगा, तो दैट इज नॉट वन नॉर्मल फॉर्म। ओके, देन ऑर्डर इंडिपेंडेंस, तो जो रो और कॉलम ऑर्डर है इनका, दैट डजंट मैटर। क्लियर है? सो दिस इज नथिंग बट द रिक्वायरमेंट्स। फाइन, सो आई होप यू गॉट इट। नाउ नॉन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाले एग्जांपल अगर हम देखें तो आपको क्या करना होता है ना, स्टूडेंट टेबल मे बी आपको गिवन होगी या फिर आपको एग्जांपल में शो करना होगा कि बैड और गुड। तो एक बैड टेबल कैसी हो सकती है जो कि नॉन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है? तो आपके पास क्या है? स्टूडेंट आईडी है, नेम है, आपके पास एक स्टूडेंट के पास जो है 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने क्या कर दिया? उनको ऐसे सेट में लिख दिया, ठीक है, ऐसे सेट में लिख दिया। और वैसे एलिस के पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने क्या कर दिया? सेट पे लिख दिया। सो दिस इज द बैड टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर भी यूनिफॉर्मिटी हमें दिख नहीं रही है। अब अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर, तो गुड टेबल वो कहलाई जाएगी जिसमें सब्जेक्ट जो है आपके सेट में ना हो, लेकिन आपके मतलब वन वैल्यू हो, एटॉमिक वैल्यू आपकी हो। क्लियर है? तो हम लोग जो है जॉन का जो नाम है वो तो 3 बार लिखने के लिए तैयार है, लेकिन हम सब्जेक्ट्स को 3 जो है ना सेट में लिखने के लिए तैयार नहीं है। सो वी नीड टू जस्ट सेपरेट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, यानी कि हमें उनको डिवाइड कर देना है इन एटॉमिक सब्जेक्ट्स। ओके, एंड सिमिलर पैटर्न में एलिस को हमने यहाँ पे 2 रोज में डिवाइड कर दिया है। ओके, देन कंपोजिट एट्रीब्यूट, यानी कि आपके पास सेट है लेकिन सेट के अंदर भी सेट है, जैसे कि यहाँ पर देख लो डिक्शनरी काइंड ऑफ यहाँ पर बना दिया है। स्ट्रीट कौन सी है? 123 में। सिटी कौन सी है? ये। स्टेट कौन सा है? ये। मतलब कि एक ही सेट के अंदर भी आपके पास इतनी कंपोजिट वैल्यूज है। तो इन कंपोजिट वैल्यूज को आप कैसे डिवाइड करते हो? देखो, आप इस एड्रेस को ही डिवाइड कर देते हो। आपने क्या कर दिया? स्ट्रीट अलग बना दिया, एट्रीब्यूट सिटी अलग बना दिया, स्टेट अलग बना दिया। अब जब आप इसको जो है एम्प्लॉय टेबल को देखोगे तो दिस इज द गुड वन एंड दिस इज द बैड वन। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना होता है इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। आई होप यू गॉट इट। इट इज वेरी वेरी सिंपल, जस्ट यू नीड टू कन्वर्ट अ बैड टेबल इनटू अ गुड टेबल। देन डिकम्पोजिशन यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज, बहुत सिंपल टॉपिक है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज की यहाँ पर आपकी बात होगी, मतलब कि सी यहाँ पर अ कंस्ट्रेंट बिटवीन द टू सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन। फॉर रिलेशन आर फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स, ये अभी के लिए आप टेंस बोल दो लेकिन इसका नाम अलग है, एक्स एंड दिस एरो वाई। इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसका नीचे मैंने लिखा हुआ है, इट यू हैव टू रीड इट एज एक्स डिटरमाइंस वाई, मतलब कि जो एक्स है इस वाई की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा, एंड अगर उल्टा पढ़ना है तो वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। क्लियर है? बात समझ में आ गई? एक्स डिटरमाइंस वाई और वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। क्लियर है? तो अगर 2 टपल हैं जिनकी जो है सेम वैल्यू है फॉर एट्रीब्यूट एक्स, दे मस्ट हैव सेम वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट वाई, मतलब कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक्स क्या करेगा? वाई डिटरमाइन करेगा, और वाई क्या है? डिपेंडेंट है आपके एक्स के ऊपर। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
मुझे बताओ ये स्टूडेंट आईडी जो है, क्या इससे हम नेम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑब्वियसली। क्या इस स्टूडेंट आईडी से डिपार्टमेंट नेम फाइंड आउट कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो ये 101 क्या हो गया आपकी, ये स्टूडेंट आईडी एक्स हो गया, और ये नेम क्या हो गया? हम एक एक को देखें तो ये आपका वाई हो गया। इसका मतलब एक्स जो है वो वाई को डिटरमाइन कर सकता है, और जो वाई है वो क्या है, आपके एक्स पे डिपेंडेंट है। एंड सिमिलर फॉर्मेट में ये देख लो, ये भी एक्स और वाई कहलाया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी कैन डिटरमाइन द डिपार्टमेंट नेम, एंड डिपार्टमेंट नेम इज द क्या कहते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्टूडेंट आईडी। तो दिस इज द टेबल विच इज प्रूविंग व्हाट योर फंक्शनल डिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट। अब कुछ टाइप्स के फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपके पास ट्रिवियल एफडी यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसको आप बोलते हो कि वाई और एक्स ये क्या है, सबसेट है एक दूसरे के। इन व्हाट एक्स डिटरमाइंस वाई। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, देख लो यहाँ पर एग्जाम्पल, स्टूडेंट आईडी है और नेम है, ये पूरा एक क्या हो गई, ये एक की आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? की आप बोल सकते हो। तो इन दोनों को मिला के आपने एक की बनाई जो कि डिटरमाइन कर रही है स्टूडेंट आईडी। तो मुझे बताओ क्या इस पूरी की पूरी बात का कोई सेंस बन रहा है? क्या आप स्टूडेंट आईडी भी ले रहे हो, लेट सपोज हमने 101 ले लिया, और नाम भी ले रहे हो, लेट सपोज एबीसी ले लिया, और इससे आप डिटरमाइन भी 101 ही कर रहे हो, तो इस बात का कोई सेंस नहीं है। दैट्स वाई इट इज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्लियर है? क्योंकि स्टूडेंट आईडी है, फिर भी यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इट, डिटरमाइन इट, दैट इज अ रॉन्ग वे। देन सेकेंड है आपके पास नॉन ट्रिवियल एफडी। इसका मतलब यहाँ पर आप करेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर आपका जो है स्टूडेंट आईडी वो डायरेक्टली डिटरमाइन कर रहा है नेम को, विच इज वैलिड थिंग एंड इट इज करेक्ट। ओके, समझ में आ गई बात? देन पार्शियल एफडी, मतलब कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। मतलब कि यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी स्टूडेंट आईडी है और यहाँ पर क्या है, आपकी कोर्स आईडी है। तो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम डिटरमाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऊपर की ये टेबल देखूं, इसमें सिर्फ स्टूडेंट आईडी रिस्पॉन्सिबल है टू डिटरमाइन द डिपार्टमेंट नेम या फिर स्टूडेंट नेम। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आईडी ही है जो कि स्टूडेंट नेम डिटरमाइन कर रही है, ये आपकी एक्स्ट्रा में की के अंदर आ गया है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ पार्शियल एफडी, क्योंकि ये सिर्फ पार्शियल चीज पर ही डिपेंड कर रहा है। क्लियर है बात? अब फुल एफडी क्या है? ऑब्वियसली दोनों भी स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी पर आपका जो है ना ये वाई डिपेंड कर रहा है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है आपके ग्रेड के लिए, तो ये फुल एफडी है। अब ट्रांजिटिव एफडी क्या है? आपकी चेन, जैसे चेन रिएक्शन चलती है ना, so that's why अगर x y डिटरमाइन कर रहा है, x डिटरमाइंस y, y डिटरमाइंस z, तो अनफॉर्चुनेटली आपका x z को डिटरमाइन करेगा। क्लियर है ना बात? तो ये आप ऐसे दिखा सकते हो, स्टूडेंट आईडी डिटरमाइन कर रहा है डिपार्टमेंट नेम और डिटरमाइन कर रहा है डिपार्टमेंट हेड। तो ये जो है ये डायरेक्टली आप इसको डिटरमाइन करवा सकते हो। क्लियर है बात? तो ये आपके 5 टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो गई, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। क्लियर है? नाउ ये कीज और फंक्शनल डिपेंडेंसीज, इन कीज से तो बहुत अच्छे से आप लोग फेमिलियर हो, इनको मैंने आपको यूनिट 1 में कवर कर दिया था। सुपर की है आपके पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई योर टपल्स, है ना? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स। तो इसको आप कैसे शो कर सकते हो? अगर के आपकी सुपर की है तो आप उसको ऐसे शो करते हो, वो क्या कर रहा है, वो डिटरमाइन कर रहा है रिलेशन आपकी टेबल को। क्लियर है? देन मिनिमल सुपर की है, यानी कि कैंडिडेट की क्या है आपकी, मिनिमल सुपर की है। आपको पता होता है इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो बेसिकली के इज अ कैंडिडेट की अगर के आपकी जो है डिटरमाइन कर रही है आर को, एंड नो प्रॉपर सबसेट ऑफ के डिटरमाइंस आर। ठीक है, कोई भी प्रॉपर सबसेट के का डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है आर को। मतलब जो स्मॉलेस्ट सेट ऑफ कीज होता है दैट कैन अनलॉक ऑल द इंफॉर्मेशन, कोई एक्स्ट्रा कीज नहीं चाहिए। देखो कैंडिडेट की मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, मुझे याद है मैंने एग्जांपल आपको कोई क्लासरूम का दिया हुआ था यूनिट 1 के टाइम पे, एंड मे बी मैं ऐसा बोल रही थी कि जो रोज होती हैं आपके पास, एंड मैंने इसमें बोल दिया कि ये जो ब्लू हुडी में जो भी गर्ल है या बॉय है वो खड़े हो जाओ, मतलब फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में हो सकता है ना बहुत सारे लोग हों, है ना? लेकिन अगर मैं उसका रोल नंबर लूं और मैं बोलूं कि जो ब्लू हुडी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है क्या एक्स्ट्रा चीज आ गई कि ब्लू हुडी मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं थी अगर मैं 1 रोल नंबर बोल रही हूँ, क्योंकि 1 रोल नंबर से ही करेक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगा वो इंसान। तो ये क्या हो गई यहाँ पर, ये कैंडिडेट की हो गई, है ना? कोई भी हमें एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर नहीं बतानी है, सिर्फ और सिर्फ 1 मुझे यहाँ पर बताना होगा, यानी रोल नंबर। दैट इज योर कैंडिडेट की।
प्राइमरी की यानी कि वन कैंडिडेट की चूजन एज मेन आइडेंटिफायर, तो आपको ये पता ही है ना। तो इन तीनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है। नाउ लेट्स गो ऑन टू द अल्गोरिदम्स फॉर डीकम्पोजिशन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन अल्गोरिदम्स की, सी इट इज वेरी सिंपल, जस्ट रिमेंबर यर, ठीक है। इसके बाद वी विल गो ऑन टू द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है आपके अल्गोरिदम्स की। तो सबसे पहले बोला जा रहा है लॉस लेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। लॉस लेस जॉइंट डिकम्पोजिशन के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें डिकम्पोजिशन, ओके, डिकम्पोजिशन यानी कि आपका यहाँ पे लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन कौन सा कहलाया जाएगा कि अगर आपके पास रिलेशन है एंड वो क्या कर रहा है, यू इट इज, यहाँ पर ये देखो, ये दोनों सेट लिख दिए हमने, क्या लिख दिए यहाँ पे, दोनों सेट लिख दिए। इसका मतलब कि ये दोनों भी रिलेशन का जो सेट है ये डिपेंड कर रहा है कौन से, आर वाले रिलेशन पे, ठीक है। तो ये लॉसलेस होगा कब होगा, जब आपका आर जो है वो R1 और R2 का नेचुरल जॉइन है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही समझो, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी टेस्ट फॉर लॉसलेस डिकम्पोजिशन ये है कि R1 का R2 के साथ इंटरसेक्शन कर लो तो आपको R1 मिल जाएगा, एंड सिमिलर फॉर्मेट में ऐसे, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट बेसिकली डिकम्पोजिशन के एल्गोरिदम। अब मेन चीज पे आ जाते हैं, आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आप क्या करते हो, आप एलिमिनेट करते हो आपकी पार्शियल डिपेंडेंसीज को। क्या करते हो आप, एलिमिनेट करते हो पार्शियल डिपेंडेंसीज को, पार्शियल डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो अभी अभी हमने डिपेंडेंसीज की बात करी, उसमें से हमने पार्शियल डिपेंडेंसीज को भी समझा था। चलो, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म ये होता है कि अ रिलेशन जो है आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब पहले तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये क्या है, लेवल की तरह काम करता है, अभी तो मैंने आपको बताया था, है ना। अगर आपने फर्स्ट लेवल क्रॉस कर लिया है तभी आप सेकेंड लेवल पे जा सकते हो, ठीक है, दैट इज योर सेकेंड वन, है ना। सो दिस इज हाउ यू गो। तो ये इसका पहले बात यही है कि आपको क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। देन ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सेकेंड चीज आपकी ये बोली जा रही है कि ऑल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट की। मतलब जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए, कैंडिडेट की, यानी कि जो मतलब बेसिकली आप समझ पा रहे हो कैंडिडेट की क्या है, उस पर फुल्ली डिपेंडेंट होने चाहिए, एंड नो पार्शियल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट। तभी तो यहाँ पर मैंने बोला है आपको क्या, कि एलिमिनेट करता है ये पार्शियल डिपेंडेंसीज को। इसमें और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में यही डिफरेंस है कि ये पार्शियल डिपेंडेंसीज को जो है कंसीडर नहीं करता। स्टेप्स क्या है टू कन्वर्ट इनटू 2NF, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले यहाँ देख लो, यू हैव टू, सबसे पहले आपको पार्शियल डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करनी है, उनको रिमूव कर देना है, एक सेपरेट टेबल क्रिएट करना है विद द पार्शियल की एंड डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, दैट्स इट, ठीक है। सिंपल, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी ही डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है तो क्यों ना उसको डायरेक्टली ही निकाल दिया जाए, करेक्ट है ना बात। तो ये क्या है, आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है, जिसमें हम ट्रबल मेकर जो है, ट्रबल मेकर कौन सा है, पार्शियल डिपेंडेंसी तो है, मैंने यहाँ पर लिखा तो था, ये जो है ना पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये प्रॉब्लमैटिक होता है। क्या होता है, ये प्रॉब्लमैटिक होता है, ठीक है। तो इसको ही हमें रिमूव करना है, सो दैट कम्स इनटू योर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ओके, सो दिस इज हाउ यू गो। एंड यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये देख लो आपके पास नॉन टू सेकेंड नॉर्मल फॉर्म टेबल अगर हम देखें तो यू हैव योर सेल्स ऑर्डर डिटेल वाला टेबल, जिसमें ऑर्डर नंबर है, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस है और कस्टमर नेम है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम आइडेंटिफाई करें की को और डिपेंडेंसीज को, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो जो ये ऑर्डर नंबर है ये क्या है मेरी, ये मेरी है प्राइमरी की। क्या ये मेरी प्राइमरी की है, एग्जैक्टली मेरी प्राइमरी की है। और कौन सी प्राइमरी की हो सकती है, हाँ, आइटम नंबर भी तो प्राइमरी की हो सकता है। तो ये दोनों मैंने क्या बना दिए, इन दोनों से मैंने बना दिया कंपोजिट की। क्या बना दिया मैंने यहाँ पे, इन दोनों से कंपोजिट की बना दिया। क्लियर है बात। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, आई हैव डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन क्या होगा, अभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज की मैं बात करूं तो मुझे बताओ, क्या ये ऑर्डर नेम, ऑर्डर सॉरी ऑर्डर नंबर और आइटम नंबर, ठीक है, ये दोनों मैंने क्या बना दिए, कंपोजिट, ठीक है। अब ये जो है, क्या ये मुझे हेल्प कर सकती है टू डिटरमाइन क्वांटिटी, यस डेफिनेटली मुझे हेल्प कर सकती है टू डिटरमाइन क्वांटिटी। क्या ये मुझे हेल्प कर सकती है टू डिटरमाइन यूनिट प्राइस, एग्जैक्टली, क्योंकि इन दोनों से मुझे यूनिट प्राइस भी मिल जाएगा। दोनों भी मैंने कंपोजिट की बना दी है,
करेक्ट है ना बात। तो फुल डिपेंडेंसी है यहाँ पर इन दोनों के लिए, इन दोनों ये कंपोजिट की क्या है, फुल डिपेंडेंसी है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यूनिट प्राइस भी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फुल डिपेंडेंसी, फुल डिपेंडेंसी, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि ये फुल डिपेंडेंसी क्या है, ये ऑब्वियसली गुड है। अब एक बैड वाला सीन देख लो, यहाँ पर सिर्फ आइटम नंबर है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ आइटम नंबर है। और ये जो है डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहा है आपके या फिर आइटम नंबर छोड़ो, ऑर्डर नंबर ले लो, या फिर आइटम नंबर, दोनों भी चलो चल जाएगा, आपके कस्टमर नेम को, किसको, कस्टमर नेम को। तो मुझे बताओ क्या आइटम नंबर से मुझे कस्टमर नेम पता चल जाएगा, मुझे बताओ। यहाँ पर A1 है और यहाँ पर क्या कहते हैं A1 है, तो क्या इनसे मुझे इनके नाम पता चल गए, क्या इनके नाम पता चल गए, नहीं, डेफिनेटली। सो दिस इज द बैड डिपेंडेंसी, व्हाट इट इज बैड डिपेंडेंसी। अगेन बैड अगर हम देखें तो आइटम नंबर से डिस्क्रिप्शन पता करो, दैट इज अगेन अ बैड डिपेंडेंसी। तो ये क्या है, की और डिपेंडेंसी से आप फाइंड आउट कर रहे हो क्या, आप फाइंड आउट कर रहे हो डिपेंडेंसीज को। तो दिस इज व्हाट योर नॉन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, नॉन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब अभी मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, जो मैंने अभी आपको बताया, ऑर्डर आइटम में आपका जो ऑर्डर नंबर है, आइटम नंबर है, क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस है, ये क्या है, आपके पूरे के पूरे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आपकी ऑर्डर आइटम्स हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गए इस केस में क्या क्या है। तो जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करे थे कि आपका जो रिपीटेड जो है डिस्क्रिप्शन हो चुका है, यहाँ पर देख लो विजेट है और विजेट है ना, कस्टमर नेम भी यहाँ पर रिपीट हो चुका है, जॉन जॉन, है ना, अपडेट एनोमली, इंसर्ट एनोमली, डिलीट एनोमली, ये सारे आपके हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें इसको अब कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो ऑर्डर रिलेटेड चीजें वो मैंने एक साथ कर ली, ऑर्डर नेम, आइटम, ऑर्डर नंबर, आइटम नंबर, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, ये मैंने एक टेबल में कर दिया। आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन मैंने एक टेबल में कर दिया। ऑर्डर नंबर, कस्टमर नेम मैंने एक टेबल में कर दिया। तो ये क्या हो जाए, कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं सिमिलर पैटर्न में, वैसे ही कन्वर्जन है। जस्ट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं वो यहाँ पर हम रिमूव कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ आइटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, जो कि है पार्शियल डिपेंडेंसी, तो उसको हमने यहाँ पर कंप्लीटली सेपरेट कर दिया। तो ऑल टेबल्स यहाँ पर देख लो, अगर नाउ वी आर इन द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज सारी की सारी टेबल्स के पास क्या है, सारी की सारी टेबल्स अपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। क्यों फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, क्यों, क्योंकि हर एक के पास एटॉमिक वैल्यू है। एटॉमिक वैल्यू यानी कि वन वैल्यू इन ईच सेल ऑफ द टेबल, और कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ईच नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन द फुल प्राइमरी की। समझ में आ रही है बात। तो ये वाली सारी चीजें हैं जिनसे हम बोल सकते हैं कि अब ये क्या है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। क्लियर है बात। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म अगर आता है ना, तो आपको डायरेक्टली बोल देना है कि आप एलिमिनेट कर रहे हो किसको, पार्शियल डिपेंडेंसी को एलिमिनेट कर रहे हो। अब सिमिलर फॉर्मेट में थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर भी यस आप एलिमिनेट ही कर रहे हो। क्या एलिमिनेट कर रहे हो, इस केस में आप एलिमिनेट कर रहे हो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को। क्या मैंने अभी आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बताई थी, यस अभी मैंने आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बताई थी, जिसमें मैंने चेन रिएक्शन आपको बताया था। वो चेन रिएक्शन जो है वो आपको रिमूव करना है। तो एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तब बोला जाएगा सबसे पहले वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, और कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना करती हो। एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। इससे पहले कहां पे था, कैंडिडेट की पे डिपेंड कर रहा था। क्लियर हो गई बात, यस। अब अल्टरनेटिव इसका डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका x जो है वो डिटरमाइन कर रहा है y को इन रिलेशन r। तो x डिटरमाइंस y इज ट्रिवियल, या फिर x सुपर की हो, या फिर y जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट हो। ठीक है, ये क्या है आपका एक टेक्निकल डेफिनेशन है, बट यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस वन। अब स्टेप्स टू कन्वर्ट इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होना चाहिए क्या नहीं। कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंड नहीं होना चाहिए ऑन अनदर की एट्रीब्यूट, दैट्स इट। क्लियर, क्योंकि मैंने क्या बोला, x जो है वो y पे y और z, इसका मतलब z y पे डिपेंड है और y x पे डिपेंड है, इसके वजह से z x पे डिपेंड है। तो कोई भी एट्रीब्यूट जो है, कोई भी एट्रीब्यूट डिपेंड नहीं होना चाहिए कोई दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर। दैट इज नथिंग बट द थिंग वी नीड टू से। एंड यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आप देखो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, यहाँ पर देखो थ्री नॉर्मल फॉर्म। तो इसके अंदर आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट नंबर, नेम एंड लोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखो एम्प्लॉय आईडी है, ये वाला पार्ट देखो जो मैंने यहाँ लिखा है, एम्प्लॉय आईडी जो है वो क्या कर रही है, डिटरमाइन कर रही है आपके डिपार्टमेंट नंबर को, डिपार्टमेंट नंबर डिटरमाइन कर रहा है डिपार्टमेंट नेम को, और डिपार्टमेंट नेम डिटरमाइन कर रहा है डिपार्टमेंट लोकेशन को। तो ये क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के लिए जो एम्प्लॉय वाली डिटेल्स है, इन मतलब इन सबको अलग कर दो। जैसे कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपका एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट नंबर आ गया जो कि एम्प्लॉय से रिलेटेड है, और डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट नंबर आ गया, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन। तो क्या हमने इन तीनों को भी जो है मतलब इन तीनों को अलग कर दिया, एग्जैक्टली। सो दिस इज व्हाट योर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड एंड नाउ दिस इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है ना। तो डिपार्टमेंट इन्फो जो है, यहाँ पर भी अगर आप देखो डिपार्टमेंट इन्फो, यहाँ पर दैट इज बीइंग रिपीटेड ना, CS और CS यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है ना। अपडेट एनोमली, इंसर्ट एनोमली, डिलीट एनोमली, ये है ही ऑब्वियसली। सो ये कन्वर्जन आपको करना होगा। तो यहाँ पर ये कैसे पता चला मुझे कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि दोनों भी टेबल्स आपकी क्या है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि किसी के पास भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। सेकेंडली कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है, और थर्डली आपकी हर एक की जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली आपके प्राइमरी की पे डिपेंड कर रही है। क्लियर है बात। सो दिस इज हाउ यू गो। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहला स्टेप्स है आपके कि पहले आइडेंटिफाई करो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, सेकेंडली रिमूव कर दो उसको, सेकेंडली में क्या कर दो, रिमूव कर दो उस चीज को। थर्डली आप क्या करो, क्रिएट करो सेपरेट टेबल जो कि डिटर्मिनेंट हो एंड डिपेंडेंट हो आपके एट्रीब्यूट्स के ऊपर। क्लियर है भाई। तो ये था आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म। क्लियर। तो हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म अच्छे से देख लिया है। ओके Okay, so now let us understand the last normal form which is BCNF यानी कि Boyce Codd Normal Form, है ना। अभी कॉर्ड्स रूल देखा था जिसमें हमने 13 रूल्स देखे थे। सिमिलर बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म है आपके पास, जो कि फोर्थ फॉर्म है आपके नॉर्मल फॉर्म्स का, विच इज द लास्ट लेवल ऑफ योर गेम। ओके, जो कि एकदम परफेक्ट है। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये एकदम परफेक्ट लेवल है। सबसे पहली बात तो यही आप नोट डाउन कर लो, क्या है, एकदम परफेक्ट लेवल है। फाइनली इस लेवल के अंदर क्या होने वाला है, ये ऑब्वियसली ये समझ तो पा रहे हो आप, बॉयस और कॉड ये दोनों भी इसके क्रिएटर्स हैं, एंड दिस इज वेयर वी अचीव द डेटाबेस परफेक्शन। तो जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन इज इन BCNF इफ फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि x क्या कर रहा है, y को डिटरमाइन कर रहा है। इस केस में अगर आपका x जो है वो सुपर की है, देन इट इज व्हाट योर BCNF, यानी कि बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म। तो BCNF और थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि इनके बीच में कंपैरिजन या डिफरेंस जो भी अगर हम वर्सेस करें, तो जो BCNF है वो स्ट्रिक्ट है देन योर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, यानी कि इसका क्या है, हायर स्टैंडर्ड है। क्या है, इसका हायर स्टैंडर्ड है। यस, देन BCNF क्या एलिमिनेट करता है, ऑल एनोमलीज बेस्ड ऑन द फंक्शनल डिपेंडेंसीज, यानी कि एकदम क्या है, ये परफेक्ट डिजाइन है। क्या है, ये एकदम परफेक्ट डिजाइन है। देन थर्डली some third normal form relations may not be the BCNF, यानी कि जो थर्ड NF है वो कुछ लाइक फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है, लेकिन BCNF वो भी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं करता है। दैट्स वाई ये जो BCNF है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड ज्यादा परफेक्ट है। क्लियर है। अब इसकी डिकम्पोजिशन अल्गोरिदम समझ लो। सबसे पहले यू स्टार्ट विथ रिलेशन R एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट F। ओके, देन आपके पास क्या है, while there exist R that violates BCNF। तो आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे क्या, यू विल फाइंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी जो x डिटरमाइन कर रही है y को, दैट वायलेट्स BCNF, क्योंकि आपको पता है x क्या है, यहाँ पे सुपर की है। तो डिकम्पोज करोगे आप R को इनटू R1 क्या है आपका x यूनियन y है, और R2 क्या है, R माइनस y माइनस x है। ठीक है, देन यू हैव टू रिपीट दिस अंटिल ऑल रिलेशंस आर इन BCNF। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हम टेबल से समझते हैं। नॉन BCNF रिलेशन क्या है, यहाँ पर आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर है और रूम है। तो यहाँ पे डेटाबेस नेटवर्क्स, डॉक्टर स्मिथ, ये एंड रूम नंबर। तो यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी ये है कि जो इंस्ट्रक्टर है वो डिटरमाइन कर रहा है अपने रूम को, बट इंस्ट्रक्टर क्या है, सुपर की तो नहीं है ना, क्योंकि सुपर की क्या है, यहाँ पर आपकी क्या हो सकती है, कोर्स हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्टर आपकी सुपर की नहीं है। तो BCNF डिकम्पोजिशन में आप उस सुपर की को निकाल दोगे।
तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि एक रिलेशन BCNF कब नहीं होगी, जब ये दो चीजें होंगी। देखो अगर आपका x जो है वो y को डिटरमाइन तो कर रहा है, लेकिन x क्या है यहाँ पर, x आपका सुपर की नहीं है, x आपका सुपर की नहीं है, तो इस केस में ये आपका BCNF नहीं हो सकता। थर्डली यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि x प्लस ऑल एट्रीब्यूट्स इन y, है ना। मतलब कब वायलेट होगा, जब आप रिलेशन को ब्रेक करोगे दो स्मॉल रिलेशंस के अंदर। एक पहला रिलेशन होगा जिसके अंदर एक्स यूनियन वाई होगा, मतलब कि ये जो है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर बताया, ये आपका क्या है, एक्स है इंस्ट्रक्टर और ये आपका वाई है ना। तो एक पर्टिकुलर टेबल आपकी क्या बनेगी, एक्स यूनियन वाई की बनेगी। समझ में आ रहा है इस वाले स्टेटमेंट से, इस वाले स्टेटमेंट से आप समझ गए कि ये आपका एक्स यूनियन वाई, यानी कि एक्स और वाई दोनों का एक टेबल बनेगा, जो कि हम यहाँ पर हमने बना दिया है ना, BCNF डिकम्पोजिशन के अंदर। सेकेंडली आपका R2 क्या बनेगा, आपका R2 वो बनेगा, आपका अभी जो हमने x और y बनाया है, देखो यहाँ पर उस उन दोनों को रिमूव करने के बाद जो टेबल बचता है, दैट एवरीथिंग एल्स आफ्टर रिमूविंग द डिपेंडेंट पार्ट। डिपेंडेंट पार्ट कौन सा है मुझे बताओ, डिपेंडेंट पार्ट आपका रूम है, करेक्ट, रूम है आपका। तो डिपेंडेंट पार्ट निकाल दिया, यानी कि रूम निकाल दिया, तो दूसरा टेबल आपका ये बना। तो क्या आपको दोनों भी टेबल्स बनाने आ गए, बहुत ज्यादा सिंपल है। लेकिन इधर आप कंफ्यूज हो गए तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। अगेन मैं आपको ये चीज जरा अच्छे से समझा देती हूँ गाइस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। ये दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज आपकी ये है कि आपका जो एक्स है वो डिटरमाइन कर रहा है वाई को, है ना। लेकिन अब ये वाली कंडीशन तो होनी चाहिए, लेकिन BCNF कब नहीं कहलाया जाएगा, जब ये एक्स जो है वो सुपर की नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वो सुपर की नहीं होगा। तो हमारे केस में अगर हम बात करें, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो है वो डिटरमाइन कर रहा है रूम को, करेक्ट है। तो अगर इंस्ट्रक्टर रूम डिटरमाइन कर रहा है, इसका मतलब क्या ये एक्स जो है वो मेरी सुपर की है, नहीं, ये मेरी सुपर की नहीं है। तो यहाँ पर ही वायलेट हो जाता है हमारा रूल फॉर BCNF। तो इसके लिए हमें BCNF डिकम्पोजिशन कैसे करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए, तो सबसे पहली बात, हमें ये दो टेबल बनाने होंगे। देखो ये फर्स्ट टेबल है और ये सेकेंड टेबल है, क्लियर। तो फर्स्ट टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो एक्स और वाई है, यानी कि इंस्ट्रक्टर और रूम है, इसका एक ही टेबल बना देंगे। यूनियन तो समझते हो ना आप, तो एक्स यूनियन वाई करके हम एक ही टेबल बना देंगे। तो सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्टर और रूम का क्या कर दिया, एक टेबल बना दिया। ये हमारा क्या है, R1 है। सेकेंड हमें R2 बनाना है, जिसके अंदर हम क्या रिमूव करेंगे, यहाँ पर y माइनस एक्स कर दिया, y माइनस एक्स, यानी कि रूम में से इंस्ट्रक्टर माइनस कर दो। देन यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये R माइनस कर दो। इसका मतलब सिंपल इतना समझो कि जो डिपेंडेंट है, यानी कि जो y है, इस y को रिमूव करो, इस y को रिमूव करो, और जितना बचता है वो सारे कॉलम्स ऐड कर दो, तो वो आपका R2 बनता है। यहाँ पर अगर मैं रूम को रिमूव कर दूं तो मेरे पास बचता है कोर्स और इंस्ट्रक्टर, एंड यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये बन गया मेरा R2। तो ऐसे आप BCNF क्रिएट करते हो। क्या आपको समझ में आ गया। सो ये था हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिससे हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, BCNF में कन्वर्ट कर दिया। कुछ नहीं, बस ये दो रूल आपको याद रखना है। क्या इतना सिंपल समझ में आ गया। यस, सो दिस इज हाउ यू डू। अब समरी देख लो, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है आपके पास, आपके पास क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। इसके रिक्वायरमेंट्स ये है कि सिंपल एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए एंड कोई भी रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, है ना। आप यहाँ पे क्या रिमूव करते हो, रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हो, है ना, जो जिसमें मल्टीपल वैल्यूज है, जिसमें सेट्स हैं, जिसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं, वो आप रिमूव कर देते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। देन यू हैव सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, जिसके अंदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो होगा, लेकिन कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी, तो एलिमिनेट क्या करते हो, पार्शियल डिपेंडेंसी को। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इसका मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म तो है ही, लेकिन कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो रिमूव क्या कर रहे हो आप, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। फिर है BCNF, इसका मतलब यहाँ पर थर्ड NF तो है ही है, प्लस एवरी डिटर्मिनेंट इज द सुपर की। तो यहाँ पर आप सारे के सारे और क्या रिमूव कर दोगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी बेस्ड एनोमलीज को रिमूव कर दोगे। जस्ट वो दो रूल्स आपको याद रखने हैं। तो ये प्रोसेस फ्लो है। क्या आपको ये समझ में आ गया। तो ऐसे अननॉर्मलाइज्ड से आपका जो
डेटाबेस है वो नॉर्मलाइज्ड बनता है। क्लियर, समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ यू गो एंड देन यू गेट अ परफेक्ट डेटा बेस। क्लियर? सो ट्रेड ऑफ्स क्या है इसके? सबसे पहले हायर नॉर्मल फॉर्म्स के लेस रिडंडेंसी होती है, लेकिन टेबल्स ज्यादा होते हैं और जॉइंट्स भी ज्यादा होते हैं, लेकिन रिडंडेंसी एकदम कम होती है, रिपीटेड चीजें सारी रिमूव हो गई होती हैं। लोअर नॉर्मल फॉर्म्स में रिडंडेंसी ज्यादा होती है, टेबल्स तो कम ही होती है, एक ही टेबल होती है एंड फास्टर क्वेरीज चलती है, ठीक है। लेकिन रिडंडेंसी के वजह से हमारी जो चांसेस हैं वो डेटाबेस के मतलब एज अ लेस मतलब आप बोल सकते हो कि लेस नॉर्मल फॉर्म में ये होता है। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है, यूजुअली आप नॉर्मलाइज करते हो टिल थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड ओकेजनली आप डीनॉर्मलाइज करते हो फॉर द परफॉर्मेंस। क्लियर है गाइस? सो दिस इज हाउ यू गो। ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस वगैरह रखी हैं। वैसे इस यूनिट में इतना ही था, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं होता है। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आपका नॉर्मलाइजेशन था, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। हम काफी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज अभी देखेंगे। सो इफ यू जस्ट मतलब आप सिर्फ थ्योरी पढ़ने आए थे तो यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस देख लो। सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट एनरोलमेंट सिस्टम का। स्टूडेंट एनरोलमेंट सिस्टम, क्लियर? तो यहाँ पर इनिशियल रिलेशन आपका क्या है? ये ऐसा है, एक टेबल है जिसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स है आपके। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको यहाँ पर दे दी हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको नॉर्मलाइज करना है। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी में स्टूडेंट नेम है, कोर्स नेम, क्रेडिट्स यानी ये तो अभी हमारे पास इनके क्या है, हम ये समझ सकते हैं कि इनमें कोई भी आपकी एटॉमिक वैल्यू नॉन एटॉमिक वैल्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहीं पर भी हमें ऐसा सेट वाला नाम नहीं दिख रहा है एट्रीब्यूट्स में, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर सेटिस्फाइड हम कंसीडर करते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यानी कि पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव कर दो। तो पार्शियल डिपेंडेंसीज रिमूव कैसे करेंगे हम यहाँ पे? तो देख लो, यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट नेम है वो डिपेंड कर रहा है ऑन पार्ट ऑफ की स्टूडेंट आईडी। देख लो, स्टूडेंट नेम डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट आईडी के ऊपर, है ना। स्टूडेंट नेम डिपेंड कर रहा है ओनली पार्ट ऑफ की। और कोर्स आईडी यहाँ पर अगर हम देखें, कोर्स आईडी, कोर्स नेम और क्रेडिट्स यानी कि कोर्स इन्फो डिपेंड कर रही है ओनली ऑन द पार्ट ऑफ की, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि पार्शियल कीज प्रेजेंट है आपके पास। कोर्स आईडी से कोर्स आईडी, इंस्ट्रक्टर आईडी, फिर इंस्ट्रक्टर आईडी क्या है आपका यहाँ पर, ये देख लो, ये कोर्स आईडी इंस्ट्रक्टर नेम को डिटरमाइन कर रहा है और इंस्ट्रक्टर आईडी आपके इंस्ट्रक्टर नेम को डिटरमाइन कर रहा है। सही है ना बात? तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, यही तो बात है यहाँ पर, यही तो तीन इश्यूज हमने बताए कि जो स्टूडेंट नेम है वो डिपेंड कर रहा है आपके स्टूडेंट आईडी पे, कोर्स नेम क्रेडिट्स डिपेंड कर रहे हैं आपके कोर्स आईडी पे, और इंस्ट्रक्टर नेम डिपेंड कर रहा है कोर्स आईडी पे थ्रू इंस्ट्रक्टर आईडी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि इन सबको आप डिवाइड कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे टेबल्स में। तो अगर एनरोलमेंट की बात करें तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, ग्रेड इनफ है। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम इनफ है ना। उसके बाद कोर्स के अंदर कोर्स आईडी, कोर्स नेम, क्रेडिट्स, इंस्ट्रक्टर आईडी। वापस समझा देती हूँ, यहाँ पर क्या है, 2NF सोल्यूशन के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, पार्ट ऑफ प्राइमरी की, सबसे पहले प्राइम कीज क्या होती हैं और नॉन प्राइम कीज क्या होती हैं ये समझ लो। ये मैंने बहुत बार बता दिया है बट आई जस्ट अंडरस्टूड कि आपको मतलब पता होगा, लेकिन आई जस्ट रिवाइज इट। प्राइम कीज वो कीज होती हैं जो कि कंप्लीटली आपकी प्राइमरी कीज होती हैं। क्या होती हैं? प्राइमरी कीज। और नॉन प्राइम कीज यानी कि प्राइमरी की को छोड़ के जितनी कीज होती हैं वो आपकी सारी नॉन प्राइम कीज होती हैं। ये समझ में आ गई बात? और कहीं पे भी नॉन प्राइम आए तो आपको मतलब पता है। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, पार्ट ऑफ की, पार्ट ऑफ प्राइमरी की। तो बेसिकली यहाँ पर जितनी आईडीज हैं, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है, आपकी प्राइमरी कीज हैं, तो कंपोजिट कीज आपकी बन जाएंगी। तो स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, इंस्ट्रक्टर आईडी, ठीक है, और कौन सी आईडीज हैं? बस यही तो तीन है। तो ये तीन आपकी क्या हो जाती हैं, प्राइम कीज हो जाती हैं, है ना। तो अगर कोई भी पार्ट ऑफ प्राइम कीज है तो वो आपका क्या हो जाता है, पार्शियल डिपेंडेंसी। मेरा मतलब समझो, यहाँ पर प्राइम कीज कौन सी है आपकी, यहाँ पर आपकी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली चीज है, और आपके पास है इंस्ट्रक्टर आईडी, इंस्ट्रक्टर आईडी। तो इस केस के अंदर अगर कोई भी नॉन प्राइम की मतलब इनमें से किसी एक पर डिपेंड कर रही है या फिर किसी दो पर डिपेंड कर रही है, तीनों पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो वो हो जाती है पार्शियल डिपेंडेंसी। यहाँ पर अगर मैं देखूं स्टूडेंट नेम, ये स्टूडेंट नेम सिर्फ किस पे डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड है, तो वो क्या हो गई,
पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। अब समझ में आ रहा है कि पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे हुई। अब यहाँ पर देखो सेकंड बोला जा रहा है कोर्स नेम और क्रेडिट्स, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे कोर्स नेम और क्रेडिट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये तो पता है ना, एक्स डिपेंड वाई, अभी मैंने मतलब ये वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है और एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को, उससे ज्यादा अच्छा वाई डिपेंड्स एक्स, इसको आप याद रख सकते हो। तो कोर्स नेम और क्रेडिट्स ये दोनों डिपेंड किस पे कर रहे हैं, कोर्स आईडी पे। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ कोर्स आईडी पे डिपेंड कर रहा है, बीइंग 3 प्राइम कीज, तो ये भी क्या हो गया आपका पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया। उसके बाद इंस्ट्रक्टर नेम अगर आप देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर आईडी पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो गई पार्शियल डिपेंडेंसी। बाकी सब सही है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपके इश्यूज हो गए जो कि आपको रिमूव करने हैं। तो अब जब आपको इनको रिमूव करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर एक ऐसी टेबल बनानी है जिसमें स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और इंस्ट्रक्टर आईडी ये प्राइमरी कीज हो, ठीक है। तो ये आपको प्राइमरी कीज क्रिएट करनी है। अब जैसे कि एनरोलमेंट अगर मैं देखूं, अब देखो ये तो 3 कीज, आप ये जो 3 टेबल्स हैं ये तो आप समझ चुके हो कि स्टूडेंट आईडी से लेके आपने ये वाली टेबल बना दी जिसमें सिर्फ स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ये स्टूडेंट नेम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आईडी पर ही डिपेंड करेगा। वैसे ही यहाँ पर कोर्स आईडी जो है ये सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर देख लो ये कोर्स नेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स आईडी पे डिपेंड करेगा, इंस्ट्रक्टर नेम सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर आईडी पे डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दीज फंक्शनल डिपेंडेंसीज ये 3 तो हमने जो है ना टेबल्स बना दिए। सिमिलर पैटर्न में हमारे लिए ग्रेड भी बचता है। क्यों ग्रेड बचता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो ग्रेड है ये 2 प्राइमरी कीज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये 2 प्राइमरी कीज पे डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों को हमें एक टेबल में रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी एक में करके हमारा जो ये ग्रेड है ये इन दोनों प्राइमरी कीज पे यानी कि कंपोजिट कीज पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या ये टेबल कैसे क्रिएट करना है ये आपको समझ में आ गया। दिस इज द वे आप 2NF का सोल्यूशन निकालते हो, बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट प्राइम कीज नॉन प्राइम कीज आप समझ लेना। एंड एक बार और यहाँ से जो मैंने समझाया है ना आपको, ये एक बार वापस रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब 3NF सोल्यूशन में क्या होता है, आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हो। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो, ये जो नॉन प्राइम की आपने समझा है, नॉन प्राइम की यानी कि वो सारे कीज जो कि आपकी प्राइमरी कीज नहीं है, जैसे कि ये ग्रेड, ये स्टूडेंट नेम, ये कोर्स नेम, क्रेडिट, इंस्ट्रक्टर नेम, ये आपके नॉन प्राइम कीज हैं। क्या है आपके नॉन प्राइम कीज हैं। तो अगर कोई भी नॉन प्राइम की, ठीक है, नॉन प्राइम की है, वो डिटरमाइन कर रही है नॉन प्राइम की को ही, नॉन प्राइम की को, यानी कि कोई भी नॉन प्राइम की डिपेंड कर रही है नॉन प्राइम की के ऊपर, तो वो आपको यहाँ पे रिमूव करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखो ये ग्रेड है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे, सही है। कोर्स रिलेशन यहाँ पर अभी कुछ बताया हुआ है क्या, BCNF और इन BCNF बेसिकली यहाँ पर कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी कोई है नहीं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि सारे के सारे प्राइमरी कीज पे डिपेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम भी स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं क्रेडिट्स, तो क्रेडिट्स जो है ये भी कोर्स नेम और कोर्स आईडी पे डिपेंड करेंगे, और ये मैं कहाँ से ले रही हूँ, मैं ये यहाँ से ले रही हूँ, ठीक है। इंस्ट्रक्टर आईडी किस पे डिपेंड कर रहा है, कोर्स आईडी पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर है। फिर यहाँ पर भी क्रेडिट्स क्या है, क्रेडिट्स देखो क्रेडिट्स काय पे डिपेंड कर रहे हैं, कोर्स आईडी पे, तो क्रेडिट्स भी आपके और कोर्स नेम मिला के किस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो कोई भी यहाँ पर अभी मुझे नॉन प्राइम नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही देख लो ये वाले पोर्शन से ही समझ में आ रहा है कि सारे के सारे आईडीज हैं, यानी कि प्राइमरी कीज हैं, तो कहीं पर भी कोई नॉन प्राइम की किसी नॉन प्राइम की पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो इन दिस केस आप क्या बोल सकते हो कि ये 3NF चेक भी यही सारी टेबल्स ही आपके आएंगी, कोई और टेबल नहीं आएगी, ठीक है। और BCNF चेक के अंदर आप क्या करते हो, आपको पता है मैंने वो 2 रूल्स आपको बताए हैं, कौन से, X यूनियन Y का एक टेबल आपका बनता है और एक टेबल आपका किसका बनता है, जिसमें आप इस Y को रिमूव कर देते हो और बाकी सारी आपकी जो है वो बचता है ना। तो अभी इस केस के अंदर X यूनियन Y यानी कैसे निकालोगे, वापस मैं आपको वही दिखाती हूँ। BCNF रिलेशन में हमने क्या किया था, X टेंड्स टू Y, लेकिन X आपकी सुपर की नहीं है ना। तो इस केस में आपकी सारी की सारी सुपर कीज ही है, राइट, क्योंकि सारी प्राइमरी कीज ही है, तो अकॉर्डिंगली यही आपके सारे के सारे फाइनल कीज बनेंगी, ठीक है। तो BCNF चेक में भी आपको यही मिलेंगी। तो दिस इज द वे, आपको बस मुझे ये समझाना था कि आपको ये 2NF और 3NF को एक्चुअल एग्जाम्पल्स में कैसे करना है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ के समझ में नहीं आएगी, ये आपको कोई
समझाएगा तभी समझ में आएगी। तो प्राइम कीज नॉन प्राइम कीज को बहुत अच्छे से समझ लेना। एक बार और सुन लो 2NF, देखो 1NF में बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे क्योंकि आपको एट्रीब्यूट्स के नाम देख के ही समझ में आ जाएगा कि किसी में सेट्स अगर मल्टी वैल्यूज एंड सेट्स है तो वो आपको रिमूव कर देना है एंड उनको आपको एटॉमिक वैल्यूज वाले जो है ना एट्रीब्यूट्स के नाम दे देने, दैट विल कम इनटू 1NF। अब 2NF में आपको क्या करना है, पार्शियल डिपेंडेंसी निकालनी है। पार्शियल डिपेंडेंसी अगेन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पार्शियल डिपेंडेंसी यानी कि पार्ट ऑफ प्राइम कीज या फिर प्राइमरी कीज, ओके, पार्ट ऑफ प्राइमरी कीज और प्राइम कीज, ओके, यानी कि वो प्राइमरी की कितनी है, 3 है, लेकिन कोई भी अगर जो एट्रीब्यूट है वो सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है, सो दैट इज पार्ट ऑफ प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है, तो उसे हमें अलग कर देना है एंड अकॉर्डिंगली टेबल्स को क्रिएट कर देना है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट गाइस। एंड 3NF के अंदर अगर कोई नॉन प्राइम की किसी नॉन प्राइम की पे डिपेंड कर रही है, दिस विल गो इन दिस वे। तो अगर कोई नॉन प्राइम की पे डिपेंड कर रही है, प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो भी आपको उसको उस टेबल से रिमूव कर देना है। दिस इज हाउ यू गो इन 3NF चेक। एंड BCNF चेक में तो आपको मैंने समझा ही दिया है कि अगर y x पे डिपेंड कर रहा है, अगर y x पे डिपेंड कर रहा है तो आपको इन दोनों का जो है क्या करना है, पहले चेक करना है कि x जो है वो सुपर की तो नहीं है। अगर वो सुपर की नहीं है तो आपको ये दोनों रूल्स अप्लाई करके दो टेबल्स में स्प्लिट कर देना है। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये कुछ PYQs मैंने रखे हैं, थोड़ा सा एकदम ऊपर ऊपर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, चीजें देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा है क्या वही PYQs में आ रहा है एंड डेफिनेटली अब आपका यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो PYQs देख लो, ये 2024 के PYQs है। आपको व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन इट्स यूज इन डेटाबेस डिजाइन, एकदम सिंपल वाले जो क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी यानी कि y डिपेंड्स x मीन्स दैट फॉर एनी टू टपल्स T1 एंड T2 इन अ रिलेशन, ये चीज आप दिखा सकते हो। अदरवाइज जो मैंने आपको समझाया वो सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। यूज इन डेटाबेस डिजाइन क्या क्या आइडेंटिफाई कर पाते हो आप कीज को, नॉर्मलाइजेशन, इंटेग्रिटी, स्कीमा डिजाइन, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ये सारी चीजें वी आर टॉकिंग अबाउट यूज इन द डेटाबेस डिजाइन। क्लियर है, तो ये सारे को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई कैसे करते हो आप, चेक कैसे करते हो एंड ऑल, दैट्स इट। ठीक है, थोड़े बहुत एग्जांपल लेके यू कैन एक्सप्लेन। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 9 मार्क्स के लिए पूछा गया है, दैट इज द कॉर्ड्स रूल। ठीक है, तो कॉर्ड्स रूल में यू हैव टू एक्सप्लेन एज मच रूल्स यू रिमेंबर। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 13 के 13 रूल्स लिखो बिकॉज इट इज अ ह्यूज थिंग, बट स्टिल अगर आप लिख रहे हो तो कोई भी फुल मार्क्स देने से आपको रोक नहीं सकता। तो चलिए ये सारे रूल्स आप यहाँ पर लिख के दिखा सकते हो जो डेफिनेटली हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे रूल्स, मैंने कुछ ही रूल्स इंक्लूड करे हैं क्योंकि आप कुछ भी अगर लिख दोगे, मोस्टली अगर हाफ भी लिख दोगे तो यू विल गेट द मार्क्स, बट अगर 9 मार्क्स का है तो ट्राई टू राइट ऑल। ओके, इम्पैक्ट ऑफ एनोमलीज एंड नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन और एनोमलीज का आपको इम्पैक्ट पता है। इंसर्ट एनोमली, अपडेट एनोमली, डिलीट एनोमली मैंने आपको समझा दिया, अगेन यू कैन जस्ट रीड दिस आउट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। और नॉर्मलाइजेशन का भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। दिस इज वेरी, मतलब एकदम एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है फॉर समराइजिंग फॉर्मेट, बट आपको इनको अच्छे से एग्जाम में एक एक को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। फिर डिकम्पोजिशन एनालिसिस पे क्वेश्चन आया, देख लो 9 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके, तो डिकम्पोजिशन एनालिसिस आप समझ पा रहे हो, डिकम्पोजिशन डेफिनेशन आपको यहाँ पे देना है, एंड लॉसलेस जॉइंट टेस्ट जो मैंने आपको समझाया, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, आप इसमें थोड़ा सा टाइम देके इसको अच्छे से समझ सकते हो, एंड दिस मच इज इनफ, जस्ट राइट इट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। 2023 के PYQs देखें तो अगेन वही क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ एनोमलीज एंड नॉर्मलाइजेशन, फीचर्स ऑफ गुड रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन, बहुत अच्छे से मैंने आपको एकदम स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया इनको। कॉर्ड्स रूल एकदम इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। देन यू हैव एंटिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। एंटिटी इंटीग्रिटी में आप नल वाली प्राइमरी कीज, मतलब प्राइमरी कीज बेसिकली उनसे डील करते हो, और रेफरेंशियल के अंदर आप फॉरेन की से डील करते हो। क्या ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है? यस। चाहो तो आप SQL इंप्लीमेंटेशन भी लिख के दिखा सकते हो, अदरवाइज टेबल्स ऐसे आप क्रिएट करके भी इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म यानी कि आप क्या रिमूव करते हो, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी कि नॉन प्राइम की अगर डिपेंड करती है नॉन प्राइम की के ऊपर, डिपेंडेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो आपको टेबल रिमूव करके यहाँ पे दिखाना है। ओके, यहाँ पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर एग्जाम्पल ऐसा हो, एम्प्लॉय टेबल के अंदर यू हैव दिस एंड दिस इज द
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, यानी कि डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन दोनों भी डिपार्टमेंट आईडी एंड इस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो यू विल जस्ट स्प्लिट इट ऑफ। देखो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही स्प्लिट करना होता है टेबल्स को, क्लियर है, टेबल्स को स्प्लिट करना होता है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्मेट में लाना होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लाना होता है। बस क्या है 1NF 2NF 3NF BCNF ये स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं, तो हमें उन रूल्स के फॉर्मेट में ही आना है, बस उन रूल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, दैट्स इट। अगेन अगेन कॉर्ड्स रूल पे, यानी दोनों साइड कॉर्ड्स रूल जो है वो क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो इसको अच्छे से करके जाओगे। सो दैट्स ऑल, आई होप यू गॉट इट एंड आई होप कि इतना ज्यादा सिंपल आपको यूनिट लगा होगा। लेकिन अगेन रिमेंबर कि इसके आप क्वेश्चंस नॉर्मलाइजेशन के अच्छे से करके जाना। एंड यस मैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर अच्छे खासे एग्जांपल्स भी डाल दूंगी, जस्ट ये वाली पीडीएफ तो ऑब्वियसली डाल ही दी है बहुत दिनों पहले। नाउ यू विल जस्ट रिवाइज इट विद दिस लेक्चर एंड आपको काफी सारे एग्जांपल्स में जो है डाल दूंगी नॉर्मलाइजेशन के, तो डोंट वरी। एंड हियर इज द एंड ऑफ योर डीबीएमएस यूनिट 3। काफी इजी यूनिट्स हैं, जस्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिवीजन में अच्छे से रिवाइज करना है। एंड नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सा सब्जेक्ट का यूनिट 3 आपको चाहिए। एंड यस वी हैव लेस टाइम, बट यस आई एम ऑल्सो बिजी इन माई वर्क, बट आई एम मतलब वीकेंड्स वगैरह पे मैं टाइम निकाल रही हूँ। एंड यस मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल के आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करने का ट्राई करूंगी। तो डेफिनेटली इफ योर रिस्पॉन्स इज गुड आई विल मेक माई गुड एंड द बेस्ट इन योर लेक्चर्स, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा आई विल ट्राई टू मेक द लेक्चर्स। So definitely I hope you will support me and I hope you will like this video. If you like then please hit the like button and share with your friends ताकि ये चीजें सबको easily समझ में आ जाए, पेपर में आपका सबको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए that's all for the day। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट, जस्ट गूगल फॉर्म है आपके डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल कर दो। एंड डेफिनेटली एंड सेम के लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं होगी, सारी चीजें एक जगह पे आपको मिल जाएंगी। जस्ट आपको एग्जाम से पहले आके सारी चीजें वहां पर गो थ्रू कर लेनी है, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।